तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट, सबको गुड मॉर्निंग है जी। आइए, आज फिर से गुरप्रीत सर ने छुट्टी ले ली है, बहुत तेज है। एक नंबर के छुट्टी बाज टीचर है। यस और नो? यस सर। ये देखो करण आ गया है, आते ही बढ़िया है, एक्स्ट्रा क्लास ले, बैकलॉग कर रहा हो। ज्यादा इधर उधर बोलोगे बेटा करण, कल की भी क्लास रख दूंगा, समझ गए? ओके, कल की भी क्लास रख दूंगा। कल छुट्टी है, मुझे मत कहना। और कल 2 क्लास रख दूंगा ताकि तुम्हारे 10 बैकलॉग हो जाए। भाई यार, चश्मे कैसा चश्मा है यार, ये 10-15 रुपए का चश्मा खरीदो तो यही होता है। ठीक है, चलिए, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आज कौन सा लेक्चर है भैया? आज है भैया लेक्चर नंबर 05। ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ओके, ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर, कल तो छुट्टी है, परसों रहेगा। ओके, चलिए, आज का टारगेट देखो बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं, सुन लो, सुन लो। टूडेज टारगेट, आज ज्यादा टारगेट नहीं रखूंगा, हमेशा की तरह, गुरप्रीत सर की तरह मैं फालतू टारगेट्स नहीं रखता हूं। सिर्फ सेक्शन 135 को कंप्लीट करेंगे और सेक्शन 136, दैट इज। उसके बाद कल की छुट्टी है, करेक्ट? हॉलीडे एंजॉय करो। हॉलीडे की स्पेलिंग भी नहीं आती है मुझे, क्या टीचर बनूंगा अभी मैं। उसके बाद डे आफ्टर टुमारो, आज ही फाइनल कर देते हैं। डे आफ्टर टुमारो हम लोग पढ़ेंगे। देखो आज ही टारगेट बता दे रहा हूं, सेक्शन नंबर 137, सेक्शन नंबर 138 और एक सेक्शन पीछे पड़ा हुआ था 132, चैप्टर कंप्लीट। छुट्टी क्यों है ये मुझे नहीं पता यार, छुट्टी क्यों है मुझसे मत पूछो कल छुट्टी क्यों है, बस मुझे यह पता है कि कल छुट्टी है। ठीक है, मैंने प्लानर चेक किया था, प्लानर में क्लास नहीं लगी हुई है, तो भैया कल की छुट्टी है, मतलब कल नहीं होने वाली है क्लास। ठीक है, ओके सर। बाकी अगर हो गई तो अलग बात है, अभी तक जो मुझे पता है वो यही है कि कल क्लास नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। एक बारी सेक्शन 135 को मैं रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि 135 खत्म ही नहीं हो रहा है यार, खत्म ही नहीं हो रहा है यार।
चलिए, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 135। दिक्कत यही है, कुछ स्टूडेंट्स की बस यही प्रॉब्लम है कि गुरप्रीत सर पूरा मॉड्यूल से पढ़ा देते हैं तो उन्हें लगता है साला इतना सारा पढ़ा दिया है। चलो आइए, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा सीएसआर की, करेक्ट। सीएसआर हमने बात करी सेक्शन 135 में, जिसमें हमने कहा कि कुछ ऐसी कंपनियां जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उनसे ज्यादा, या जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, इन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी सीएसआर कमेटी। क्या कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सीएसआर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और स्पेंड करना पड़ेगा। क्या स्पेंड करना पड़ेगा, 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर कंपनी को 3 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो जितने फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुए हैं उनका एवरेज ले लेना, डिवाइड में फिर 3 नहीं रहेगा, डिपेंड करेगा कि आपने कितने ईयर्स लिए हैं, डिपेंड करेगा कितने ईयर्स लिए हैं, ठीक है। ओके सर, उसके बाद हम आज चलते हैं, कहां गया भैया वो पेज नंबर, हाँ यहां पे थे हम, पेज नंबर 9.56 पे थे। पेज नंबर 9.56 सारे बच्चे ओपन कर लेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, ये दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट बता देता हूं क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंपनी खुद खर्चा ना करके कंपनी जो है किसी और से भी खर्चा करवा सकती है। यही हमने पढ़ा था कल कि कंपनी अगर खुद खर्चा नहीं करती तो सेक्शन 8 कंपनी पब्लिक ट्रस्ट और जो है सोसाइटी से खर्चा करवा सकती है। यस और नो, हो सकता है वो गवर्नमेंट की हो सकता है किसी और की हो सकता है ना, या स्टैट्यूटरी बॉडी से भी करवा सकती है। यस सर, बट जब कंपनी ये पैसा देती है, तो कंपनी के डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ये भी कह सकते हो, ओनस भी कह सकते हो, बर्डन भी कह सकते हो, कि उन्हें ये इंश्योर करना है कि कंपनी का जो पैसा है वो सही जगह पर खर्च हुआ है। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के डायरेक्टर्स की है, और यही बात यहां पे लिखी हुई है, द बोर्ड ऑफ द कंपनी शॉल सेटिस्फाई इटसेल्फ। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि जो पैसा उन्होंने दिया है, डिसबर्स किया है, पे किया है, वो एक्चुअली में यूटिलाइज हुआ है सीएसआर एक्टिविटीज के लिए, एंड कंपनी का जो सीएफओ है या कोई और पर्सन जो कंपनी का फाइनेंस देखता है, उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि कंपनी ने जितना भी पैसा दिया है दूसरी एंटिटी को, वो एक्चुअली में सीएसआर पर्पस के लिए ही खर्च हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमने आपको बताया था ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के बारे में। याद है आपको ऑन गोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है? ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोजेक्ट जो कि मल्टी ईयर प्रोजेक्ट होता है, जो 1 साल से ज्यादा के लिए चलता है। और लॉ कहता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब जिस ईयर में आपने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, वहां से 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर मैक्सिमम चल सकता है। मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जो 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। जिस साल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद आपको मैक्सिमम 3 साल मिलते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि अगर कोई कंपनी हॉस्पिटल बनाना चाह रही है, तो हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि आज डिसाइड किया कल बन गया। हॉस्पिटल को बनाने में टाइम लग सकता है। अगर एक कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया है कि भैया इस एरिया के सारे गांव के अंदर हैंडपंप लगा देंगे, तो एक दिन में हैंडपंप नहीं लगते हैं। पहले जगह आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि कौन सी जगह पे हैंडपंप लगाना है, कितनी दूरी पे एक हैंडपंप और दूसरे हैंडपंप में कितने दूरी होनी चाहिए, वो सारी चीजें देखने के बाद हैंडपंप लगते हैं। तो उसमें भी क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ध्यान रखेंगे कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट सही से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसका टाइम लिमिट भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहां से ज्यादा टाइम लिमिट नहीं बढ़ेगा। यानी टाइम लिमिट बढ़ाओ,
अगर वो 2 साल का था तो उसे और बढ़ा दो, लेकिन इससे ज्यादा मत बढ़ा देना, इससे ज्यादा मत बढ़ा देना। यही बात यहां पे लिखी है। इन केस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, इन केस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मॉनिटर करेंगे, यानी देखते रहेंगे कि उस प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है अगर इंप्लीमेंटेशन तो क्या टाइमलाइन के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, जो टाइमलाइंस हमने डिसाइड करी थी, एंड जो ईयर वाइज एलोकेशन किया था कि इस साल में इतने हैंडपंप लग जाएंगे, इस साल में इतने हैंडपंप लग जाएंगे, क्या वो ईयर वाइज भी सही चल रहा है या नहीं। और अगर उन्हें लगता है कि कोई चेंजेस की जरूरत है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, कोई चेंजेस की जरूरत है, तो वो चेंजेस भी कर सकते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में, ताकि वो क्या हो सके, स्मूथ इंप्लीमेंट हो सके विद इन दी ओवरऑल परमिसिबल टाइम लिमिट। आप बढ़ाओ लेकिन मैक्सिमम कितना टाइम कर सकते हो, 3 साल से ऊपर कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, 3 साल से ऊपर कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं चल सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा, जितनी भी कंपनियां कोई भी कंपनी अगर सीएसआर पर खर्चा करती है, कोई भी कंपनी अगर सीएसआर पे खर्चा करती है, तो देखो या तो वो कंपनी नॉर्मल कंपनी होगी या तो वो कंपनी होगी फॉरेन कंपनी। यस और नो? यस सर। अगर नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल कंपनी मतलब अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो कंपनी अगर सीएसआर का खर्चा करती है तो उसे ये सब रिपोर्ट करना पड़ता है। कहां रिपोर्ट करना पड़ता है? बोर्ड रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। बट फॉरेन कंपनी क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट नहीं बनाती है, क्योंकि वो तो बाहर के लॉ से गवर्न होती है, तो वो अपने एनुअल अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट के आसपास जो है अटैच करके उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसको भी क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा कि इस साल कितने प्रोजेक्ट्स में कितना खर्चा किया गया, कितना खर्चा किया गया है। एंड ये फॉर्मेट, जो रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है, जो रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है वो रूल्स में दिया हुआ है, रूल्स में दिया हुआ है एनेक्चर 2 में। कहां दिया हुआ है? एनेक्चर 2 में। एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कौन सा फॉर्मेट है, ठीक है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एनेक्चर 2 में वो फॉर्मेट दिया हुआ है। इस कंपनी को भी लगाना है और इस कंपनी को भी। रिपोर्टिंग का मतलब है भैया आपने पूरे साल खर्चा किया तो बता तो दो शेयर होल्डर को कि क्या क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट में कितना खर्चा किया है, उसी के बारे में हमें जो है रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो द बोर्ड रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी पर्टेनिंग टू एनी फाइनेंशियल ईयर, यानी कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करी जाएगी सीएसआर की एनुअल रिपोर्ट, सीएसआर की एनुअल रिपोर्ट। लेकिन अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो, अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो, तो आप जो एनुअल रिपोर्ट, ये जो बैलेंस शीट फाइल करते हो, उसमें आपको सीएसआर करनी पड़ेगी। जो आप बैलेंस शीट फाइल करते हो, बोर्ड रिपोर्ट तो आप बना नहीं रहे हो, उसके साथ आप फाइल कर देना इसको। यहां पर 2 फॉर्मेट है, एनेक्चर 1, एनेक्चर 2। एनेक्चर 1, एनेक्चर 2 2 फॉर्मेट है, लेकिन लॉ ने ना एनेक्चर 1 चलता है 1 अप्रैल 2020 से पहले। मुझे बताओ क्या हम 1 अप्रैल 2020 से पहले खड़े हुए हैं? आज क्या तारीख हो गई है? आज तारीख 2024 में खड़े हैं, तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एनेक्चर 2 रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है एनेक्चर 2 का, ये कब से आया है? 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद के लिए। तो 2024 की तारीख में एनेक्चर 2 का फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है सीएसआर की रिपोर्टिंग करने के लिए, सीएसआर की रिपोर्टिंग करने के लिए। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा, अब देखो, मान लो एक कंपनी ने एक हॉस्पिटल खोला, एक कंपनी ने एक हॉस्पिटल खोला सीएसआर के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि हमें चेक कराना चाहिए कि ये जो हॉस्पिटल खोला है, इससे सच में लोगों का भला हो रहा है या नहीं? अगर किसी कंपनी ने गांव में हैंडपंप्स लगवाए हैं, तो क्या सच में इन हैंडपंप से लोगों का भला हो रहा है या नहीं? क्या हमें यह चीज चेक नहीं करनी चाहिए? इसे हम बोलते हैं इंग्लिश भाषा में इंपैक्ट असेसमेंट। आपने प्रोजेक्ट करे, भाई मैंने 100 करोड़ खर्च दिया इस पे, मैंने 200 करोड़ खर्च दिया इस पे, भाई लोगों का भला हुआ भी उससे, हो भी रहा है उससे लोगों का भला। लोग तुम्हारे हैंडपंप यूज भी कर रहे हैं, तुम्हारे हैंडपंप चल भी रहे हैं, तुमने सही जगह पर भी लगाए हैं। पता चला गांव से 10 किलोमीटर दूर तुमने हैंडपंप लगाया है, उससे पहले तो गांव का वो कुआं आ जाता है,
तो क्या फायदा ऐसे सीएसआर का कि पैसा भी तुमने खर्चा और लोगों का भला भी नहीं हुआ। तो इसीलिए बाद में यह चीज इंट्रोड्यूस करी गई कि भैया आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो लोगों का भला करने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट लाए हो, क्या उसका इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, बट इंपैक्ट असेसमेंट कराने में भी खर्चा आता है। फ्री में नहीं होता इंपैक्ट असेसमेंट, फ्री में नहीं होता इंपैक्ट असेसमेंट। इंपैक्ट असेसमेंट कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर किया जाता है जो आपके प्रोजेक्ट को चेक करेगी कि कैसे लोगों का उसमें भला हो रहा है, कितना भला हो रहा है, लोग कितना उसे यूज कर पा रहे हैं, कितनी पब्लिक आपको एक्सेस कर पा रही है। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर कोई प्रोजेक्ट हुआ है और उससे अगर किसी का भी भला ही नहीं हो रहा है तो वो प्रोजेक्ट तो वेस्ट ऑफ मनी है, वो प्रोजेक्ट तो वेस्ट ऑफ मनी है। आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हो, आप सिर्फ करने के लिए पैसा खर्च रहे हो, बट लोगों का कोई भला नहीं है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने वहां देखा था, क्या कहते हैं, मैं जब भी मूवी देखने जाता हूं थिएटर्स के अंदर, तो लॉ बोलता है कि थिएटर्स को जो है फ्री में वाटर रखना मैंडेटरी है सबके लिए, ठीक है। अब वो पानी रखते हैं, सारे थिएटर्स में होता है, लेकिन ऐसी जगह छुपा के रखते हैं ना भाई साहब, ऐसी जगह छुपा के रखते हैं कि ढूंढना पड़ता है, पूछना भैया वो फ्री वाला पानी कहां है? अरे सर मिनरल वाटर ले लीजिए ना, ये 20 रुपीज में भी नहीं, महंगी बेचते हैं वो लोग बोतल। तो अब भैया आपने लगा रखा है पानी, लेकिन कहां लगा रखा है? तो आपकी इंटेंशन सही नहीं आ रही ना। तो वो चीज के लिए हम क्या करवाते हैं, इंपैक्ट असेसमेंट कराते हैं। बट ये सारी कंपनियों को नहीं कराना इंपैक्ट असेसमेंट। देखो सबसे पहले, क्या सारी कंपनियों को सीएसआर लगता है? नहीं, कुछ कंपनियों को सीएसआर एप्लीकेबल होगा और कुछ कंपनी को सीएसआर नॉट एप्लीकेबल होगा। कैसे पता चलेगा? वही वाली लिमिट से पता चलेगा। अगर कुछ कंपनियों को सीएसआर एप्लीकेबल है तो इनमें से कुछ ही कंपनियों को इंपैक्ट असेसमेंट कराना है, इनमें से कुछ ही कंपनियों को इंपैक्ट असेसमेंट कराना है और कुछ कंपनियों को नहीं कराना है। नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंपैक्ट असेसमेंट। कुछ कंपनियों को इंपैक्ट असेसमेंट कराने की जरूरत नहीं है। सो यही बात देखिए क्या लिखा है, आइए, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, इंपैक्ट असेसमेंट। ओके सर, सबसे पहले कौन सी कंपनियों को इंपैक्ट असेसमेंट कराना पड़ता है? उन कंपनियों को जिनका एवरेज वर्ड देखिएगा, जिनका एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा आ रहा है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में, इन द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उनको इंपैक्ट असेसमेंट कराना मैंडेटरी है। अभी मैं एग्जांपल लूंगा। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू कराया जाएगा, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू कराया जाएगा। क्या सभी प्रोजेक्ट्स का कराया जाएगा? द आंसर इज नो। सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स का आप करवाएंगे जिन पर खर्चा 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा हुआ है, जिन पर खर्चा 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा हुआ है, सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर कराया जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये कंपनी है जिसका नेटवर्थ, ये कंपनी है जिसका नेटवर्थ 800 करोड़ है। क्या इसे सीएसआर एप्लीकेबल है? यस। एक और कंपनी है जिसका नेटवर्थ 700 करोड़ है। क्या इसे सीएसआर एप्लीकेबल है? यस। अब मान लीजिए ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, इसका ऑब्लिगेशन, इसका सीएसआर ऑब्लिगेशन आ रहा है 2% जो आप निकालते हो, जो 2% आप निकालते हो वो आ रहा है 12 करोड़, 13 करोड़ और 15 करोड़, ठीक है। तो एवरेज 3 इयर्स का कितना आ रहा है सीएसआर ऑब्लिगेशन एवरेज? ये क्या दिया? ये प्रॉफिट नहीं दिया है, ये मैंने आपको इसका सीएसआर ऑब्लिगेशन, मतलब जितना इस कंपनी को सीएसआर में पैसा लगाना है, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 12 + 13 + 15 डिवाइड बाय 3 इंटू 2% मत कर देना, इंटू 2% मत कर देना, वो ऑलरेडी ये वाली फिगर्स 2% से मल्टीप्लाई होकर निकाली हुई हैं, ठीक है। 12 + 13 + 15 डिवाइड बाय, ये क्या हुआ भाई, 12 + 13 + 15 डिवाइड बाय 3, ये आ गया है 13.33 करोड़। क्या ये 10 करोड़ या उससे ज्यादा है? यस। यानी इस कंपनी को क्या कराना पड़ेगा? इंपैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा, इंपैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा। किससे कराना पड़ेगा? एक इंडिपेंडेंट एजेंसी। नॉर्मली बेटा बिग 4 ही करते हैं ये सब, मैं दिखा दूंगा अभी, एक नाम आपको मैं लेकर आया हूं, मिल जाएगा अभी, ठीक है। ओके सर,
अब मान लीजिए ये एक कंपनी है जिसका नेटवर्थ 700 करोड़ है, क्या इसे सीएसआर एप्लीकेबल है? यस सीएसआर एप्लीकेबल है, यस सीएसआर एप्लीकेबल है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 इसका सीएसआर ऑब्लिगेशन है 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़। एवरेज निकालिएगा, 7 + 8 + 9 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया भैया? 8 करोड़ आ गया। ठीक है, ओके सर। अब ये जो 8 करोड़ आया है, क्या ये जो एवरेज हमने निकाला है, क्या ये 10 करोड़ या उससे ज्यादा है? द आंसर इज नो। तो इसे सीएसआर का खर्चा तो करना है, लेकिन नो इंपैक्ट असेसमेंट रिक्वायर्ड, नो इंपैक्ट असेसमेंट रिक्वायर्ड। यहां तक ओके है क्या? आप बताइए मुझे, तब तक मैं आपको एक ढूंढ के देता हूं अगर मिल जाए तो। ठीक है, मैं ढूंढ के देता हूं, अगर मिल जाए तो यहां होना चाहिए। मैंने देखा था, कल मैं कर रहा था ना, तो इसी फाइल में मुझे मिला था। तुझे देखा तो ये, आप तब तक बताइए ओके है क्या? हाँ ये रहा, देखो ये, देखो ये लिखा हुआ है। आइए, इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा, इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा, फाइल से, ओरिजिनल फाइल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो लॉ कह रहा है आपको सभी प्रोजेक्ट्स के इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कराने हैं। कौन से प्रोजेक्ट के कराने हैं? जिनका खर्चा, जिनका आउटले मतलब एक्सपेंस, जिनका एक्सपेंस 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। अब ये देखो, ये मैंने डीएलएफ की फाइल लाई है, ये मैंने डीएलएफ की लाई है, डीएलएफ का प्रोजेक्ट है, डीएलएफ का पहला प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेम ऑफ द सीएसआर प्रोजेक्ट। ओके, उसमें क्या करने वाले हैं वो बताया हुआ है। अब यहां पर देखो, इन्होंने करोड़ में है, 19 करोड़ रुपीस लगाए हैं इस सीएसआर प्रोजेक्ट में। तो क्या इसका इंपैक्ट असेसमेंट कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। इंपैक्ट असेसमेंट कब कराया जाता है? देखना, स्टडी विल बी डन आफ्टर 1 ईयर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही इंपैक्ट असेसमेंट कराओगे तो पता कैसे चलेगा? थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो क्या होगा, जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उसके 1 साल तक वेट करेंगे ताकि लोग बेनिफिट ले सके, और फिर 1 साल कंप्लीट होने के बाद एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को करा के हम क्या कराएंगे? उसका इंपैक्ट असेसमेंट कराएंगे। दूसरा देखो, 0.99 करोड़, क्या ये 1 करोड़ है? 1 करोड़ या उससे ज्यादा है? द आंसर इज नो, तो नॉट एप्लीकेबल। तो आपको इंपैक्ट असेसमेंट कराने की जरूरत नहीं है, आपको इंपैक्ट असेसमेंट कराने की जरूरत नहीं है। 3.14 करोड़ है, इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी करानी पड़ेगी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 1 साल बाद। ठीक है, और ये देखो कौन सा प्रोजेक्ट है, ध्यान से देखना, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। क्या मैं इसे कह सकता हूं ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का एग्जांपल है? क्या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, देख भी लेते हैं। क्रीमेटोरियम बना रहे हैं, क्रीमेटोरियम बना रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलकर, बहुत बड़ा। ठीक है, ओके, और ये इन्हें 2 साल लगने वाले, तो ये इसको आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कह सकते हो। फिर साइकिलिंग, रस्ते पे साइकिलिंग और वॉकवे पाथ बनवा रहे हैं 1.48 करोड़ करके, ये भी मल्टी ईयर यानी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसकी भी इंपैक्ट असेसमेंट होगी। अब ये देखो, ये 1 करोड़ से कम है, जरूरत नहीं। 1 करोड़ से ज्यादा है, जरूरत है। 1 करोड़ से कम है, जरूरत नहीं है। 1 करोड़ से कम है, जरूरत नहीं है। तो सिंपल है, प्रोजेक्ट वाइज देखो, प्रोजेक्ट 1 करोड़ से कम, जरूरत नहीं, 1 करोड़ से कम, जरूरत नहीं है, और ऐसे करके टोटल 30 करोड़ रुपए का आ गया। सो यही बात यहां पर लिखी हुई है, देखो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो ही उस प्रोजेक्ट का कराना, वरना मत कराना। एंड विच हैव बीन कंप्लीटेड नॉट लेस देन 1 ईयर बिफोर अंडरटेकिंग द इंपैक्ट स्टडी। तो वो सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि 1 साल कंप्लीट होते ही उसका क्या करा लेना, 1 साल कंप्लीट होने पे। मतलब ऐसा नहीं कि आज प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ अगले महीने इंपैक्ट असेसमेंट कराए, उस चेकिंग का कोई फायदा नहीं है। 1 साल पहले लोगों को बेनिफिट उठाने दो, फिर पता चलेगा कि सच में लोगों को 1 साल के अंदर कितना फायदा हुआ है, कितना नहीं हुआ है। ठीक है, ओके सर। और ये जो इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आपने उस एजेंसी से ली थी, ठीक है, ये आपको प्लेस करनी पड़ेगी बिफोर द बोर्ड एंड शॉल बी अटैच टू एनुअल रिपोर्ट। यानी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखाई जाएगी और ये बोर्ड रिपोर्ट का क्या बन जाएगी, पार्ट बन जाएगी, पार्ट बन जाएगी। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए इस कंपनी ने इंपैक्ट असेसमेंट के लिए, इस कंपनी ने इंपैक्ट असेसमेंट, इस असेसमेंट के लिए ईवाई को हायर किया। किसको हायर किया?
ईवाई को हायर किया, ईवाई फ्री में इंपैक्ट असेसमेंट करेगा कि पैसे लेगा? ऑफ कोर्स भैया वो पैसे लेगा। ईवाई ने कहा देखो मैं इंपैक्ट असेसमेंट करूंगा बट आई विल चार्ज 40 लाख रुपीस फीस। कितनी फीस चार्ज करने की बात करी? कह रहा है 40 लाख रुपए चार्ज करूंगा मैं आपसे, 40 लाख रुपए चार्ज करूंगा ये चेक करने की कि आप समाज का भला कर पाए हो कि नहीं। तो पैसा लूट रहा है बताओ, 40 लाख रुपए की फीस ले रहा है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि प्रोजेक्ट में समाज का भला, समाज का हो सकता है 40 लाख का भला ना हो, लेकिन ये 40 लाख रुपए ले लेगा कि समाज का भला हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये जो खर्चा आता है इंपैक्ट असेसमेंट एक्सपेंडिचर का, क्या ये सीएसआर का खर्चा माना जाना चाहिए या ये सीएसआर का खर्चा नहीं माना जाना चाहिए? आपको लॉजिकली क्या लगता है? सर इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है बेटा? इंपैक्ट असेसमेंट बेटा कितनी सिंपल सी बात बताई, कितनी सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है चेक करना, यहां पर चेक। इंपैक्ट मतलब कितना उस पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, ओके, कितना उस पर प्रभाव पड़ा, कितना उस पर प्रभाव पड़ा। चलिए एक बारी दोबारा ही बता देते हैं यार, कद्दू बच्चों की कमी नहीं है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए एक कंपनी ने स्कूल खोला, ठीक है, सीएसआर में, और बोला कि हम गरीबों को पढ़ाएंगे, हम गरीबों को पढ़ाएंगे, या ठीक है, या एक कंपनी ने बोला कि हम साइकिल पाथ, हम रोड पर साइकिल का अलग रास्ता बनाएंगे, साइकिल का अलग रास्ता बनाएंगे। ठीक है, ओके सर। अब भैया आपने साइकिल का रास्ता बना दिया, लेकिन उस पर अगर कोई इंसान साइकिल चला नहीं रहा है तो उससे क्या किसी को बेनिफिट हो रहा है? आप सीएसआर क्यों करवा रहे हो? ताकि लोगों का भला हो। आपने स्कूल खोल दिया लेकिन उसमें सिर्फ 5 बच्चे आते हैं, मुझे बताओ, उसमें सिर्फ मेरे बच्चा सिर्फ 5 बच्चे आते हैं, सिर्फ 5 बच्चे, क्या इसी को तो बोलते हैं इंपैक्ट? आपने स्कूल खोला तो आपने स्कूल में 10 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो इससे समाज के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है ना? आपने क्या भला कर दिया? 5 लोगों का भला करके पैसा भी खर्च दिया, लोगों का भला भी नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं, इस चीज की चेकिंग कराना कि सच में लोगों का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे बोलते हैं इंपैक्ट असेसमेंट, कि ये कितना बेनिफिशियल हो रहा है लोगों के लिए। क्या अब ये ओके है इंपैक्ट असेसमेंट, या अभी भी नहीं समझा? ये आपने साइकिल पाथ बना दिया लेकिन उस पर कोई इंसान साइकिल चला ही नहीं रहा है, उस पर कोई साइकिल नहीं चला रहा, या मान लीजिए उस पर डेली 500 लोग साइकिल चला रहे हैं, डेली 500 लोग साइकिल चला रहे हैं, तो लोगों का फायदा हो रहा है, लोगों का फायदा हो रहा है। तो ये चेकिंग करना, सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देना कि हमने लोगों का भला किया, और ये चेक करना कि लोगों का सच में भला हुआ या नहीं हुआ, उसे बोलेंगे इंपैक्ट असेसमेंट, उसे बोलेंगे इंपैक्ट असेसमेंट। दूसरा एक बच्चा कह रहा है सर 1 करोड़ वाला पॉइंट नहीं समझा, सर 1 करोड़ वाला पॉइंट नहीं समझा मेरे बच्चा। क्या कंपनी साल में सिर्फ एक प्रोजेक्ट लेती होगी? ऐसा नहीं है। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने सीएसआर का प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4, प्रोजेक्ट 5, प्रोजेक्ट 6, टोटल 6 प्रोजेक्ट लिए। ठीक है, टोटल 6 प्रोजेक्ट लिए। अब ये जो टोटल 6 प्रोजेक्ट लिए हैं, ओके, इनमें से खर्चा कितना हो रहा है इन प्रोजेक्ट पे? मान लीजिए इस पर हो रहा है 80 लाख, इस पर हो रहा है 2 करोड़, इस पर हो रहा है 20 लाख, इस पर हो रहा है 10 करोड़, इस पर हो रहा है 50 लाख, और इस पर हो रहा है 30 लाख। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब यहां पर मेरे बच्चा 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपए का जो खर्चे वाला प्रोजेक्ट है, कह रहे इसकी इंपैक्ट असेसमेंट मत कराओ, इसकी इंपैक्ट असेसमेंट, अरे ये खर्चा ही इतना है, क्या करोगे, क्यों पैसा खर्च रहे हो, रहने दो। लेकिन अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो ये वाले प्रोजेक्ट से लोगों का बेनिफिट हुआ कि नहीं, ये चेक करवा लेना। ये करने की जरूरत नहीं है, ये करवाना पड़ेगा
ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी जिस पर इंपैक्ट असेसमेंट का प्रोविजन लग रहा है उसे सारे प्रोजेक्ट के इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कराने, सिर्फ उन प्रोजेक्ट के इंपैक्ट असेसमेंट कराने हैं जिनको खर्चा 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है, और इसमें भी मेरे बच्चा ये जो प्रोजेक्ट 2 है, जिस दिन ये कंप्लीट होगा, जिस दिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसी दिन इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होता। 1 साल वेट करना पड़ेगा, 1 साल वेट करो कंप्लीट होने के बाद और फिर चेक करो लोगों का भला हुआ या नहीं। ये जिस दिन कंप्लीट होगा उसका 1 साल वेट करो। अरे स्कूल खुला, अगले दिन ही पहुंच गए चेकिंग करने, अरे स्कूल में कितने लोगों का बेनिफिट हुआ। अरे भाई पहले एडमिशन तो हो जाने दो स्कूल में, बच्चों के आ तो जाने दो लोगों को। चलिए, शिवम कह रहा है सर अगर इंपैक्ट असेसमेंट में पता चला कि ज्यादा लोगों का भला नहीं हुआ तो क्या होगा? तो कंपनी इस तरह के प्रोजेक्ट्स फिर फ्यूचर में नहीं लेगी ना, फिर कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को चेंज कर लेंगी। सर 10 करोड़ क्या है फिर? वेरी गुड सर, 10 करोड़ क्या है फिर? वेरी गुड। 10 करोड़ बेटा ये है कि इस कंपनी को सीएसआर प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है। देखो चलिए आइए एक पूरा केस स्टडी लेते हैं बेटा। तनिष्का तुम्हारे लिए एक पूरा केस स्टडी लेते हैं। आइए, ये एक कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, 2 कंपनी के एग्जांपल ले लेते हैं। आइए, मैं समझ गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और गुरप्रीत समोसे वाला, गुरप्रीत, ठीक है, गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मान लीजिए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ठीक है, ओके सर। इनका सीएसआर ऑब्लिगेशन आ रहा है, अब देखना, इनका सीएसआर ऑब्लिगेशन आ रहा है ईयर 1 में मान लीजिए 100 करोड़, ईयर 2 में 200 करोड़ और ईयर 3 में 300 करोड़। ठीक है, और इसका आ रहा है 6 करोड़, 7 करोड़ और 8 करोड़। ओके, ठीक है, ओके। सीएसआर ऑब्लिगेशन, सीएसआर ऑब्लिगेशन क्या होता है? जो आप 2% एवरेज करके निकालते हो उसकी बात हो रही है। ओके सर, अब यहां पर इसका एवरेज निकालो बेटा तनिष्का, इसका एवरेज निकाल के मुझे बताओ सीएसआर ऑब्लिगेशन लास्ट 3 इयर्स का ऑब्लिगेशन कितना आ रहा है? 100 प्लस 200 प्लस 300 डिवाइड बाय 3 कितना आया? 100 प्लस 200 प्लस 300 डिवाइड बाय 3, 200 करोड़ रुपए आ गया। ओके, क्या इस कंपनी का एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन, क्या इस कंपनी का एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा है? तो यस, इंपैक्ट असेसमेंट एप्लीकेबल। इस कंपनी को इंपैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा, इस कंपनी को इंपैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा। अब क्या यह कंपनी पूरे साल में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट करती होगी? नहीं, मान लीजिए इस कंपनी ने साल में 5 प्रोजेक्ट लिए, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4, प्रोजेक्ट 5। एक प्रोजेक्ट लिया 40 करोड़ का, एक प्रोजेक्ट लिया 10 करोड़ का, एक प्रोजेक्ट लिया 5 करोड़ का, एक प्रोजेक्ट लिया 8 लाख का और एक प्रोजेक्ट लिया 90 लाख का। तो अब इस कंपनी को इंपैक्ट असेसमेंट कराना है तनिष्का जी। तो ये जो इंपैक्ट असेसमेंट कराना है ये कौन से प्रोजेक्ट का कराना है? सभी प्रोजेक्ट्स का नहीं कराना, इसे सिर्फ कराना है इसका, 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 लेकिन इन दोनों का कराने की जरूरत नहीं है। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? पहले चेक करो कि उस कंपनी को इंपैक्ट असेसमेंट कराना है या नहीं कराना, वो तय करो, और फिर कौन से प्रोजेक्ट का कराना है वो तय करो। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले इस कंपनी को इंपैक्ट असेसमेंट कराना भी है कि नहीं कराना? जी कराना है, बट कौन से प्रोजेक्ट का कराना है वो इस पर डिसाइड करेगा। सिमिलरली अब यहां पर मान लीजिए ये है
गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी एग्जांपल अब पूरा कर ही लेते हैं जब लिया है तो। यहां पर एवरेज निकालकर बताओ कितना आएगा दोस्त, यहां पर एवरेज निकालकर आएगा 7 करोड़ आ जाएगा, 7 करोड़ आ जाएगा दोस्त, यस और नो। इस कंपनी को इंपैक्ट असेसमेंट कराना है या नहीं, जल्दी बता दो, इस कंपनी को इंपैक्ट असेसमेंट कराना है कि नहीं? नो, इंपैक्ट असेसमेंट इज नॉट एप्लीकेबल, इंपैक्ट असेसमेंट इज नॉट एप्लीकेबल, ओके। लेकिन मान लीजिए इस कंपनी के 2 प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है 4 करोड़ का और 3 कर लेते हैं, एक प्रोजेक्ट है 3 करोड़ का और एक प्रोजेक्ट है 70 लाख का। मुझे बताओ ये कंपनी इन तीनों में से किसका कराएगी, ये कंपनी इन तीनों में से किसका इंपैक्ट असेसमेंट कराने वाली है? दिव्या में एक ही बार करानी होती है। तो यहां पर अरे सर बोलो बोलो बोलो, देखते हैं कौन। हाँ मुझे पता है सब कद्दू बच्चे हैं। अरे भाई इसको इंपैक्ट असेसमेंट एप्लीकेबल ही नहीं है तो यहां पर अब प्रोजेक्ट क्यों देख रहे हो बेटा? पहले ये तुमने देख लिया इस कंपनी को इंपैक्ट असेसमेंट लागू ही नहीं है, तो फिर हमें प्रोजेक्ट देखने की जरूरत नहीं है। अभी भी कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर P1 और P2 का कराना है, अभी भी कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर P1 और P2 का कराना है। कैसी चलेगा यार ऐसे, बताओ यार कैसे चलेगा? अरे ऊपर अभी तो तुमने कहा कि इस कंपनी को इंपैक्ट असेसमेंट लगता ही नहीं है, तो प्रोजेक्ट वाइज क्यों देखना? तुम ऐसे नहीं समझोगे। तुम्हें पता है क्या, ऐसे अगर मैं तुम्हें सिंपल बताऊं ना बेटा, पता क्या करना होता है? स्टेप 1 लिखो, स्टेप 1, स्टेप 2, इंपैक्ट असेसमेंट 2 लगेगा कि नहीं। स्टेप 1 अगर मैं रट्टा लगवा दूंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1 में मैं लिखवा दूंगा फर्स्ट चेक कि वेदर तुम्हें फॉर्मूलाज चाहिए। फर्स्ट चेक वेदर कंपनीज एवरेज CSR ऑब्लिगेशन इज 10 करोड़ और मोर, ठीक है। इफ यस, अगर यस आता है, इफ यस देन गो टू स्टेप 2, फिर आप जाओगे स्टेप 2 पर। देन चेक आउट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स get the impact assessment done for only those projects whose expenditure is 1 करोड़ और मोर, ठीक है, 1 करोड़ और मोर। तो अगर स्टेप 1 में यस आया तो ही स्टेप 2 में जाना है, वरना स्टेप 2 जाने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में क्योंकि स्टेप 1 में नो आ गया था तो आपको स्टेप 2 में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे रट्टा लगवा दे तो हा कितना बढ़िया रट्टा लगवा दिया है, 2 स्टेप ही करने हैं। पहले स्टेप में आया हां तो सेकंड स्टेप पे जाएंगे। चलिए अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था वो बीच में ही रह गई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था वो रह गई बीच में, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए क्या लिखा है, लेट्स रीड इट। अ कंपनी अंडरटेकिंग इंपैक्ट असेसमेंट, जो कंपनी इंपैक्ट असेसमेंट करा रही है वो खर्चे को बुक कर सकती है CSR के अंदर। हम उसे CSR का खर्चा मानेंगे। मतलब मान लीजिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने EY को हायर करा इंपैक्ट असेसमेंट करने के लिए।
किसके लिए? इंपैक्ट असेसमेंट हायर करने के लिए। ईवाई ने अपनी फीस मांगी, ईवाई ने कहा देखिए मैं इंपैक्ट असेसमेंट की फीस लूंगा ₹40 लाख, मैं 40 लाख रुपए चार्ज करूंगा ये चेक करने के लिए कि आपका प्रोजेक्ट में कितना इंपैक्ट पड़ा है लोगों के अंदर, क्योंकि भैया ये बहुत मुश्किल होता है इंपैक्ट निकालना, कोई ऐसा नहीं है कि आधे घंटे में पता चल गया इंपैक्ट पड़ा कि नहीं, है ना? यस सर, तो कह रहे हैं भैया हम 40 लाख रुपए चार्ज करेंगे इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो 40 लाख रुपीज है, क्या ये सीएसआर का खर्चा माना जाएगा या ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर माना जाएगा? ये सीएसआर का खर्चा माना जाएगा या ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर माना जाएगा? सर सीएसआर में माना जाएगा तो क्या होगा बेटा? अगर ये सीएसआर का माना जाएगा तो आपको जो ऑब्लिगेशन उस साल कंप्लीट करनी थी उसमें आप 40 लाख इंक्लूड कर पाएंगे। अब यहां पर इन्होंने कहा आगे कि देखो आप मैक्सिमम जो इस पर खर्चा करवा सकते हो सीएसआर के कह के, वो कितना करा सकते हो? आपके सीएसआर एक्सपेंडिचर का 2% या 50 लाख, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। मतलब अगर इंडियन ऑयल ने, देखना, अगर इंडियन ऑयल का सीएसआर एक्सपेंडिचर है, सीएसआर एक्सपेंडिचर है 50 करोड़, तो 50 करोड़ का एक बारी 2% निकालना, 50 करोड़ का एक बारी 2% निकालना कितना आता है? 2%, यानी 1 करोड़ और ₹50 लाख, विच एवर इज हायर। मुझे बताओ इन दोनों में से हायर कितना आएगा? इन दोनों में से हायर कितना आएगा? 1 करोड़ और 50 लाख में से 1 करोड़ रुपए हायर आएगा। तो लॉ कह रहा है कि तुम 1 करोड़ रुपए तक का इंपैक्ट असेसमेंट का खर्चा सीएसआर में दिखा सकते हो। हमारी एक्चुअल फीस कितनी लगी है? 40 लाख। क्या ये 40 लाख की फीस 1 करोड़ के अंदर है क्या? क्या ये 40 लाख की फीस 1 करोड़ के अंदर है? तो हम इसे किस में दिखा सकते हैं? सीएसआर में दिखा सकते हैं कि हमारा सीएसआर का खर्चा है। बट अगर ईवाई ने, मान लो अगर ईवाई ने 2 करोड़ की फीस चार्ज करी होती, 2 करोड़ की फीस चार्ज करी होती, तो लॉ कह रहा है इन 2 करोड़ में से सिर्फ तुम 1 करोड़ दिखा सकते सीएसआर का खर्चा और बाकी का 1 करोड़ कैन नॉट बी काउंटेड, यानी खर्चा तो होता बट इट कैन नॉट बी काउंटेड एज सीएसआर, इट कैन नॉट बी काउंटेड एज सीएसआर। तो ये बात, यानी उन्होंने ना लिमिट लगा दी, कहीं तुम इंपैक्ट असेसमेंट के नाम पर ज्यादा खर्चा ना करो, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम कितना खर्चा कर सकते हो सीएसआर के अंदर, इंपैक्ट असेसमेंट के नाम पर कितना खर्चा कर सकते हो? जितना तुम्हारा सीएसआर का टोटल खर्चा है उसका 2% या 50 लाख, इन दोनों में से जो हायर होगा उतना पैसा तुम सीएसआर इंपैक्ट असेसमेंट की फीस के तौर पे पे कर सकते हो, इंपैक्ट असेसमेंट की फीस के तौर पर क्या कर सकते हो? पे कर सकते हो। और ये नॉर्मली आपका एमसीक्यू में आएगा और आप गलत कर दोगे क्योंकि आप हमेशा लोअर लेने की आदत है, बट यहां पर लोअर नहीं, यहां पर हायर वर्ड है, यहां पर हायर वर्ड है। नेक्स्ट आता है बेटा पेनल्टी। अब पेनल्टी को इन्होंने दिया हुआ है पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है टेबल फॉर्म में, तो आपको यहां से रेफर कर लेनी है, यहां से टेबल फॉर्म में रेफर कर लेनी है। ये पेनल्टी किस चीज की है बेटा? ये पेनल्टी 2 चीज की है। एक, अगर कोई कंपनी 2% पैसा नहीं खर्च पाती है तो उसे अनस्पेंड सीएसआर में डालना पड़ता है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में अगर आप अनस्पेंड सीएसआर में नहीं डालोगे तो वाट लग जाएगी। और अगर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो कहां डालना पड़ता है? शेड्यूल 7 के फंड में डालना पड़ता है, यानी पीएम केयर रिलीफ फंड में डालना पड़ता है। अगर वहां पर नहीं डालोगे, नेशनल रिलीफ फंड या पीएम केयर फंड में नहीं डालोगे, तो भी उस कंपनी की वाट लगा दी जाएगी। बिकॉज अगर कंपनी के ऊपर पेनल्टी होगी नहीं, जबकि जब ये नया सेक्शन आया था ना तो पेनल्टी नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे? खर्चते ही नहीं थे। लोगों पर सीएसआर का ऑब्लिगेशन था, खर्चते ही नहीं थे क्योंकि पेनल्टी नहीं थी। और वो सेक्शन 450 की पेनल्टी जो है वो छोटी मोटी पेनल्टी है, उससे क्या डरना। लेकिन इसीलिए बाद में ये नई पेनल्टीज लाई गई जिसमें क्या बोला गया कि कंपनी तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 और अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेकर बताता हूं कैसे पेनल्टी लग रही है। मान लीजिए एक कंपनी को 100 करोड़ खर्चना था, ठीक है, 100 करोड़ खर्चना था, लेकिन उसने सिर्फ 80 करोड़ स्पेंड किया,
तो कितना करोड़ शॉर्टफॉल हो गया? 20 करोड़ का शॉर्टफॉल हो गया। अब या तो ये 20 करोड़ कंपनी कहां डालेगी? अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में, ठीक है, क्यों? अगर ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा। अदरवाइज कहां डालेगी? अदरवाइज शेड्यूल 7 के फंड में डालेगी। अगर कंपनी ना तो अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में डाली, ना तो शेड्यूल 7 में डाली, तो कंपनी के ऊपर लग जाएगी पेनल्टी। कितनी पेनल्टी लग जाएगी? उन्होंने कहा ट्वाइस द अमाउंट जो आपको ट्रांसफर करना था, ट्वाइस करना यानी 20 करोड़ का 2 टाइम्स, और ₹1 करोड़, ₹1 करोड़ विच एवर इज लेस। तो ये 2 टाइम्स कितना आएगा? 40 करोड़ और 1 करोड़ और 1 करोड़ विच एवर इज लेस, तो कंपनी के ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लग जाएगी। कितनी पेनल्टी लग जाएगी? 1 करोड़ की पेनल्टी लग जाएगी, 1 करोड़ की, अगर कंपनी नहीं करती है तो। अब कंपनी के ऊपर तो पेनल्टी लगेगी ही लगेगी, साथ में कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी लगेगी, जिसकी गलती थी, जिसने ये ट्रांसफर नहीं करा उस पर भी लगेगी। उस पर कितनी लगेगी? 1/10 ऑफ द अमाउंट, जो अमाउंट ट्रांसफर करना था, यानी 20 करोड़ का 1/10, 20 करोड़ का 1/10, 0 से 0 कैंसल, ये आ गया 2 करोड़, ठीक है, और ₹2 लाख, और ₹2 लाख विच एवर इज लेस। दोनों में से लेस कौन सा आएगा? दोनों में से लेस आएगा 2 लाख रुपए। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 2 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी, 2 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। ये ओके है? ये ओके है? इस तरह से पेनल्टी लगाई जाएगी, यानी मैक्सिमम 1 करोड़ कंपनी पर और मैक्सिमम 2 लाख रुपए ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर लगेगी। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। सीएसआर में कौन कौन सी एक्टिविटीज, सीएसआर की एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, मतलब क्या क्या काम हम सीएसआर की एक्टिविटीज में कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 बेटा बात करता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो मानी जाएंगी, जो पार्ट है ऑफ सीएसआर। और पार्ट 2 में आपको बताऊंगा जो नॉट कंसीडर्ड एज सीएसआर, जिन्हें सीएसआर नहीं माना जाएगा, जिन्हें सीएसआर नहीं माना जाएगा। एग्जाम में वो आपसे कभी नहीं पूछेगा पार्ट ऑफ सीएसआर, एग्जाम में वो हमेशा आपसे पूछेगा कि कौन सी चीजें सीएसआर का पार्ट नहीं मानी जाती हैं, कौन सी चीजें सीएसआर का पार्ट नहीं मानी जाती है, वो आपसे पूछेगा। सबसे पहले सीएसआर में कौन कौन सी एक्टिविटी सीएसआर में कवर होंगी, ये आपको दिया हुआ है शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या हमें यह लर्न करना है? द आंसर इज नो, हमें यह लर्न नहीं करना है। हमें शेड्यूल 7 लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस हमें उसमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी एक्टिविटी मोटा मोटा जो है कवर हो जाती है सीएसआर के अंदर। हमें जो लर्न करना है वो ये लर्न करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी सीएसआर का पार्ट नहीं मानी जाती है, हमें वो लर्न करना है। तो इसको, ये जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7, इसमें आप लिख दीजिए रीड ओनली। क्या लिख दीजिए? रीड ओनली, ठीक है। सबसे पहला जैसे उन्होंने बताया, हंगर को इरेडिकेट करना, भूखमरी को खत्म करना सीएसआर एक्टिविटी का पार्ट है। गरीबी को खत्म करना सीएसआर एक्टिविटी का पार्ट है। माल न्यूट्रिशन को खत्म करना, हेल्थ केयर को प्रमोट करना, ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करना, वोकेशनल स्किल्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को प्रमोट करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना कि भैया दोनों जेंडर समान होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों जेंडर जो हैं वो इक्वल होते हैं हर लेवल पे। वुमेन को एम्पावर करना, वुमेन को एम्पावर करना। इससे मुझे अभी एक बात याद आई,
जेंडर इक्वालिटी की एक, पता नहीं मैंने शायद फेसबुक पे देखा था या इंस्टा पे देखा था, एक ऐसा पेपर था, ठीक है, और वहां पे लिखा था मैराथन, मैराथन फॉर जेंडर इक्वालिटी। क्या लिखा हुआ था? मैराथन करवा रहे थे कि जेंडर इक्वालिटी पे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, जेंडर इक्वालिटी के लिए मैराथन कराई जा रही है। उसमें लिखा था वुमेन 5 किलोमीटर और मैन 10 किलोमीटर। मैंने कहा यार ये किस तरह की जेंडर इक्वालिटी है? मैराथन तो जेंडर इक्वालिटी के लिए कराया जा रहा है, लेकिन यहां पर मुझे जेंडर इक्वालिटी दिख तो नहीं रही है। कैसी जेंडर इक्वालिटी वाली बात भाई? दोनों को इक्वल रखो ना। तुम खुद ही कह रहे हो कि वुमेन 5 किलोमीटर भागेगी और मैन 10 किलोमीटर भागेगा, ये कैसी इक्वालिटी की बातें हो रही है? ठीक है, ओके सर। फिर जो लोग ऑर्फन होते हैं, जो लोग ऑर्फन होते हैं उनके लिए घर सेटअप करना, उनके लिए हॉस्टल्स बनाना, है ना। जो लोग बूढ़े हो चुके हैं उनके लिए होम केयर सेटअप करना, हॉस्पिटल्स बनाना, ये सारी चीजें क्या है? इन्वायरमेंट के लिए अगर आप करोगे तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अगर चीजें करी जा रही हैं, आप पैसा खर्च रहे हो। अगर आप फ्लोरा एंड फोना यानी एनिमल्स प्लांट लाइफ को बचाने के लिए कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हो, वो सारी चीजें, जैसे अभी एक वो क्या चल रहा है शादी में यार, जो अंबानी की शादी, वन तारा क्या नाम रखा है उसका, जंगल का, वो सब सीएसआर एक्टिविटीज का ही पार्ट है, आप ये मान के चलो। क्यों? वो हाथियों को हमने बचाया, ये सब सीएसआर एक्टिविटीज का खर्चा किया जा रहा है, सब सीएसआर में यहां पर कवर होगा। एनिमल वेलफेयर के लिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ये सब चीजें आप कर सकते हो। नेशनल हेरिटेज आर्ट कल्चर को अगर आप प्रमोट करना चाहते हो, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए आप कोई खर्चा कर रहे हो, वो सारा कवर होगा। अगर आप हमारी जो फोर्सेज है, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके वेटरन्स, उनके वार विडोज, इनके लिए कोई खर्चा करना चाह रहे हो, वो सारे कवर होंगे। ओलंपिक स्पोर्ट्स, नेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स में कोई खर्चा करना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, ये सारी चीजें क्या मानी जाएंगी? शेड्यूल 7 का पार्ट है, आप सीएसआर कर सकते हो। मतलब ये मोटा मोटा बताया गया है कि क्या क्या चीजें सीएसआर में आ सकती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बस यही वाला है इसमें, जो पैसा आप गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल दो। कैसे अकाउंट में डाल दो? कह रहा देखो, अगर तुम्हें ये सब करने में इंटरेस्ट नहीं है, मान लो तुम्हें 10 करोड़ रुपए सीएसआर पे खर्चना है, लेकिन तुम नहीं जाते, अरे यार कौन प्रोजेक्ट को डिजाइन करे, इंप्लीमेंट करे, अरे छोड़ो, मैं 10 करोड़ रुपए किसी को दे देता हूं, वो काम कर देंगे। तो आप क्या कर दीजिए, सीधा कंट्रीब्यूट कर दीजिए पीएम केयर फंड में। जैसे ही आप पैसा पीएम केयर फंड में डालेंगे, हम मान लेंगे कि आपने सीएसआर कर दिया, हम मान लेंगे आपने लोगों का खर्चा, लोगों का भला कर दिया। या आप ट्रांसफर कर दीजिए पीएम नेशनल रिलीफ फंड में, कर दीजिए पीएम नेशनल रिलीफ फंड में, हम मान लेंगे आपने लोगों का भला कर दिया है। अगर आपको 100 करोड़ खर्चना है, 100 करोड़ यहां डाल दीजिए, सीएसआर एक्टिविटी डन, सीएसआर एक्टिविटी डन, लोगों का भला हो चुका है। या कोई और फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी किसी बैकवर्ड क्लास के लिए, वुमेन के लिए, माइनॉरिटी के लिए, उनके लिए कर सकते हो। आप साइंटिस्ट को दे सकते हो, आप आईआईटीज को दे सकते हो, और जो डिपार्टमेंट्स है जो रिसर्च में लगे हुए हैं उन सबको पैसा दे सकते हो, इसरो वगैरह को कंट्रीब्यूशन में, ताकि हम लोग चांद पे जा सके। ये सब सीएसआर एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। आप रूरल गांव को डेवलप कर सकते हो, आप स्लम डेवलप कर सकते हो। अभी अदानी जी जो है मुंबई में जो धारावी एक स्लम है उसको डेवलप कर रहे हैं, तो आप स्लम एरिया डेवलप कर सकते हो, आप डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हो। ये सारी चीजें मोटी मोटी बताई गई हैं, जिससे कि आप सीएसआर का खर्चा कर सकते हो इन सारे कामों में। यानी अगर आप गरीबी मिटा रहे हो, भुखमरी मिटा रहे हो, ये सारी चीजें आपका क्या मानी जाएंगी? सीएसआर का पार्ट मानी जाएंगी, सीएसआर का पार्ट मानी जाएंगी। बट सवाल ये नहीं है कि क्या चीज सीएसआर का पार्ट मानी जाएगी। एग्जाम में क्या आएगा? क्या चीज सीएसआर का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। और ये पता है कहां दिया हुआ है? यहां पर देखो, यहां दिया हुआ है सीएसआर क्या माना जाएगा, बट सीएसआर क्या नहीं माना जाएगा ना, वो दिया हुआ आसमान में। कहां दिया हुआ है? इतनी दूर, अरे भैया एक साथ दे दो ना, वो दिया हुआ है यहां पर। कहां देखो, ये रहा, अरे 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 अरे, ये रहा, देखो ये रहा। सारे बच्चे यहां पर 9.43 पर, पेज नंबर 9.43 पर ये रहा, शॉल नॉट इंक्लूड दी फॉलोइंग। सीएसआर में क्या क्या नहीं आएगा सीएसआर में, और एग्जाम के लिए एमसीक्यू इस पॉइंट से बनेंगे, एमसीक्यू इस पॉइंट से बनेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ओके सर। अब ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी है, इसका काम क्या बिजनेस है?
एजुकेशन, एजुकेशनल कोर्सेज बेचती है ऑनलाइन। अब ये कंपनी कह रही है, देखना, ये कंपनी कह रही है कि हमारे मैराथन का प्राइस है 99 रुपीज, ठीक है, और हम इसे क्या करवा रहे हैं, यूट्यूब पर फ्री करा रहे हैं, जिसमें कम से कम हमारे 10,000 या 10,000 बच्चे देख रहे हैं। तो हमने कितने पैसे का CSR कर दिया, 1099, कितने, 9,90,000 रुपए का हमने CSR कर दिया। देखिए, यानी ये कंपनी कह रही है हम जितने भी कोर्सेज फ्री लेकर आते हैं, जितने भी कोर्सेज हम फ्री लेकर आते हैं YouTube पर, वो हमारी CSR एक्टिविटी है और उससे बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, बेनिफिट होता है। और एजुकेशन तो शेड्यूल 7 में अलाउड भी है, लेकिन लॉ ने कहा ना 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 ना। देखो सुनो, कोई भी एक्टिविटी जो तुम्हारे बिजनेस के नॉर्मल कोर्स है, मतलब तुम्हारा ऑर्डिनरी काम वही है, अगर तुम काम ही यही करते हो तो तुम तो ऐसे कल को कोई कंपनी होगी जो खाने से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती होगी, गरीबों में वो खाने का सामान फ्री बांट देगी, तो हम उसे CSR नहीं मानेंगे। बिकॉज एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तुम लोगों का भला नहीं कर रहे हो, यहां पर तुम मार्केटिंग कर रहे हो। अगर तुम खाना बना रहे हो, खाने बनाने के कोई प्रोडक्ट्स बनाते हो और मैगी फ्री बंटवा रहे हो, अरे मैगी गरीबों में फ्री बांट दी, भाई साहब मजे ही आ गए, कंपनी मैगी बनाती थी, मैगी फ्री में बांट दी, अरे बहुत लोगों में फ्री बांट दी। अरे भैया, वो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, उसे सैंपल कहते हैं, उसे सैंपल देके मार्केटिंग करना कहते हैं। ये चीज आपकी CSR एक्टिविटी का पार्ट नहीं मानी जाएगी। मतलब आपका जो काम नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस में कोई चीज को फ्री बांटने को CSR एक्टिविटी का नाम मत दो, वो मार्केटिंग है। हमें भी समझता है तुम मार्केटिंग कर रहे हो फ्री में कह के, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, लेकिन फिर इसका एक एक्सेप्शन आया था, इसका एक्सेप्शन आया कोविड की वजह से। कोविड की वजह से मुझे बताओ, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है मेडिसिन्स बनाना। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का काम होता है मेडिसिन्स बनाना, ठीक है, मेडिसिन बनाना उनका काम होता है। तो नॉर्मली अगर वो मेडिसिन पे कोई रिसर्च करती है, तो क्या वो रिसर्च करने का खर्चा CSR में आना चाहिए या नहीं? नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो उनका ऑर्डिनरी को, उनका तो काम ही है मेडिसिन पर रिसर्च करना। लेकिन जब कोविड-19 आया तो गवर्नमेंट को लगा कि यार हमें कोविड की वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसे बढ़ावा देने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है कोविड की वैक्सीन जल्द से जल्द ढूंढे, इसको बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने कहा देखो, अगर तुम कोविड-19 वैक्सीन को बनाने के लिए रिसर्च वगैरह कर रही हो, तो हम उस खर्चे को, भले ही वो तुम्हारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, लेकिन हम उस खर्चे को CSR एक्टिविटी का पार्ट मान लेंगे। यानी कोविड-19 में ना ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिन्हें हमने CSR का नाम दे दिया, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो यही बात यहां पे लिखी है, देखो, अगर तुमने नई वैक्सीन, नया ड्रग या कोई नई मेडिकल डिवाइस बनाई जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है, बट ये खर्चा कब किया, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, 22-23 में, क्योंकि वही टाइम था जो कोविड का पीरियड था। तो हम तुम्हें दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी ये जितना भी पैसा आपने रिसर्च में लगाया है नई वैक्सीन को ढूंढने, भले ही ये आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, लेकिन हम आपको ये एग्जम्पशन दे देंगे, हम आपको ये एक्सेप्शन दे रहे हैं कि इस खर्चे को CSR में आप काउंट कर लेना। लेकिन ध्यान रखना, ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट आप कर रहे हो, ये ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ करना जो शेड्यूल 7 के अंदर मेंशन है। और दूसरा, आपको ये खर्चा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर जो एनुअल रिपोर्ट दोगे CSR की, उसमें अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितना खर्चा इस एक्टिविटी पे किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमने लॉजिक समझ लिया था कि CSR में हम किसका भला करना चाहते हैं, इंडिया का भला करना चाहते हैं। तो अगर कोई कंपनी, अगर मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस, रिलायंस ने कहा कि मैंने 10 हॉस्पिटल खोल दिए गरीबों के लिए, 10 हॉस्पिटल खोल दिए गरीबों के लिए, फ्री, कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, अफ्रीका के अंदर। क्या ये रिलायंस के लिए CSR का खर्चा माना जाएगा? लॉ कह रहा है नहीं। अगर आपको कोई भी CSR का खर्चा करना है तो वो आपको इन इंडिया करना है। कहां करना है? इंडिया के अंदर करना है। इंडिया के बाहर जाकर आप कुछ भी लोगों का भला कर रहे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और यही बात लिखी है, कोई भी एक्टिविटी जो कंपनी कर रही है इंडिया के बाहर, वो CSR मानी नहीं जाएगी, वो CSR का खर्चा माना नहीं जाएगा। दूसरा, लेकिन इस पॉइंट का भी एक एक्सेप्शन है। देखो क्या होता है,
हमारे जो प्लेयर्स होते हैं, हमारे जो इंडिया के प्लेयर्स होते हैं, अगर हम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं तो वो ट्रेनिंग का खर्चा सीएसआर का माना जाता है। बट नॉर्मली क्या होता है, इन प्लेयर्स को हम चाहते हैं कि ये बेस्ट बने, और इन प्लेयर्स को ट्रेनिंग कराने के लिए हमें कहां भेजना पड़ता है, इंडिया के बाहर भेजना पड़ता है, आउटसाइड इंडिया भेजकर इनकी ट्रेनिंग करानी होती है ताकि ये बेस्ट ट्रेन हो सके। अब अगर मान लो रिलायंस कंपनी किसी प्लेयर को इंडिया के बाहर भेजकर उसकी ट्रेनिंग करा रही है, तो वो खर्चा तो इंडिया के बाहर हो रहा है, क्या वो सीएसआर माने या नहीं? तो लॉ ने कहा देखो यार, प्लेयर तो हमारा ही चल रहा है ना, प्लेयर तो हमारा इंप्रूव हो रहा है ना, तो भले ही खर्चा बाहर हो रहा है, करने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसीलिए यहां पर एक्सेप्शन डाला कि अगर आप ट्रेनिंग करा रहे हो किसी भी इंडियन स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की बात नहीं हो रही है, किसी भी स्पोर्ट्स की बात हो रही है, नहीं तो जहां पर स्पोर्ट्स, सर क्रिकेट की बात हो रही है क्या? सारे स्पोर्ट्स की बात हो रही है। इंडियन स्पोर्ट पर्सनल जो कि या तो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, किसी यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है, किसी नेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर रहा है या इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आप उस प्लेयर की जो ट्रेनिंग है अगर इंडिया के बाहर भी कराओगे तो हम उसे सीएसआर के खर्चे में काउंट कर लेंगे। बट बाकी किसी भी एक्टिविटी को अगर आप इंडिया के बाहर करोगे तो वो सीएसआर का पार्ट नहीं मानी जाएगी, वो सीएसआर का पार्ट नहीं मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट, आज की तारीख में बहुत ज्यादा हॉट न्यूज में, अगर आपने देखा होगा अभी न्यूज़पेपर में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद, कुछ बच्चों ने जिन्होंने देखा होगा, तो इलेक्टोरल बॉन्ड करके था, एक स्कीम आई थी जिसमें आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन कर सकते थे, और ऐसी डोनेशन कर सकते थे कि किसी को पता भी नहीं चलता था कि डोनेशन किसने करी, मतलब डिस्क्लोज नहीं होता था। मैंने मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए दे दिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो डिस्क्लोज नहीं होगा कि मैंने दिए। तो ये एक स्कीम आई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को हटा दिया और बोला कि जितने भी अभी तक पैसे आए हैं सब डिस्क्लोज कर दो। और वो न्यूज़पेपर में पूरी लिस्ट छपी है कि किस किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टीज को कितना पैसा दिया है। तो अगर कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रही है, मान लो एक कंपनी ने 500 करोड़ रुपए एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया, तो ये जो 500 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, क्या ये सीएसआर का खर्चा? लॉ कह रहा है नहीं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट, चाहे डायरेक्टली दो इनडायरेक्टली दो, चाहे डायरेक्टली उसके अकाउंट में डाल दो, चाहे इनडायरेक्टली इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डाल दो, अगर तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी को देते हो तो उसे सीएसआर का खर्चा, उससे पॉलिटिकल पार्टी का भला हो रहा है, समाज का भला नहीं हो रहा, समाज का भला नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है, ये वाला पॉइंट भी बहुत प्यारा है इंप्लॉइज के लिए। मान लीजिए एक कंपनी थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसने एक हॉस्पिटल खोला, जहां पर अब इंडियन ऑयल के टोटली कितने इंप्लॉइज हैं? 33,000 इंप्लॉइज हैं करंटली। अगर आप देखोगे इस कंपनी के 33,000 इंप्लॉइज हैं। इसने एक हॉस्पिटल खोला जहां पर इंप्लॉइज जो हैं वो फ्री में अपना इलाज करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? उन्हें 1 रुपया भी नहीं देना, इंप्लॉइज अपना और अपनी फैमिली का। ये बहुत बड़ा बेनिफिट था उस कंपनी में, मैं सच बता रहा हूं। सच में ये ऐसा होता है कंपनीज में कि आपको जितना 10 लाख का खर्चा है, 10 लाख 20 लाख, आपको 1 रुपया नहीं देना। आपको और आपकी फैमिली का कोई भी खर्चा होगा मेडिकल का, कोई भी, वो कंपनी बियर करेगी पूरा का पूरा। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दीज कंपनीज। तो अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो हॉस्पिटल कंपनी चला रही है जिसमें एम्प्लॉइज को फ्री करा जा रहा है अपनी फैमिली और एम्प्लॉइज की फैमिली, तो यहां पर लॉ कह रहा है कि इसको हम सीएसआर नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हो तो वो सीएसआर। भाई आप हॉस्पिटल खोलो, कोई भी फ्री आ सके, वो सीएसआर है। कोई भी फ्री आ सकता है, ये सीएसआर होता है। ये क्या है कि सिर्फ हमारे एम्प्लॉइज और उनकी फैमिली आ सकती है, तो यहां पर आप अपने एम्प्लॉइज का फायदा देख रहे हो, समाज का फायदा नहीं देख रहे हो। और आप अपने एम्प्लॉइज को फायदा इसलिए दे रहे हो ताकि वो कहीं और भाग ना जाए। तो यही बात यहां पर है कि आगे ये तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जो कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए करी जा रही है, वो सीएसआर का खर्चा नहीं है, वो सीएसआर का खर्चा नहीं मानी जाएगी। सबका भला करो तो माना जाएगा, सबका भला करो तो माना जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब कई सारे इवेंट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ब्लड डोनेशन इवेंट होता है। अब इस इवेंट पे नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब इसे किसने स्पॉन्सर किया है? इस इवेंट को होने के लिए पैसा किसने दिया है? रिलायंस ने दिया है। लॉ कहता है स्पॉन्सर करवाना मतलब एक तरीके से अपनी मार्केटिंग कराना, और इसीलिए कोई भी एक्टिविटी अगर कंपनी सपोर्ट कर रही है, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो,
अगर आप उसे स्पॉन्सरशिप कर रही हो ताकि आपका मार्केट बेनिफिट हो सके आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का, तो उस केस में भैया वो सीएसआर नहीं माना जाएगा। मतलब आपने जितना भी खर्चा उस इवेंट पे करा है वो सीएसआर का पार्ट नहीं माना जाएगा, वो सीएसआर का पार्ट नहीं माना जाएगा। लास्ट पॉइंट, एक्टिविटीज कैरिड आउट। अब ये वाला बहुत बढ़िया पॉइंट है, एक्टिविटीज कैरिड आउट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी अदर लॉ। अगर किसी और लॉ की वजह से आपको कोई काम लोगों के भले के लिए करना पड़ रहा है, वो भी सीएसआर का खर्चा नहीं माना जाएगा। जैसे देखो, मान लीजिए एक कंपनी है, जो एक गांव में अपनी फैक्ट्री खोलना चाहती है। फैक्ट्री, जब आप गांव में फैक्ट्री खोलते हो तो नॉर्मली क्या होता है, उस गांव में फैक्ट्री की वजह से हो सकता है कि आपको पॉल्यूशन फैलाओ आप, यस और नो। गांव में जब तक फैक्ट्रीज नहीं खुलती, वहां की एयर इंडेक्स, एयर एकदम बढ़िया रहती है, पानी एकदम बढ़िया रहता है। जैसे ही वहां पर फैक्ट्री खुलने लगती है, उस गांव की धीरे धीरे वाट लगने लगती है। भाई डेवलपमेंट कम्स एट अ कॉस्ट, है ना। तो अब यहां पर अगर कंपनी एक गांव में फैक्ट्री खोल रही है तो लॉ कह रहा है भाई देखो, क्योंकि तुम पॉल्यूशन फैलाओगे तो तुम वाटर में डिस्पोज करोगे तो वो गलत है। तो तुम्हें अलग से पूरा एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा। और वहां पर अपना सारा वेस्ट पहले ट्रीट होगा, सब कुछ अलग होगा, उसके बाद जो पानी बचेगा वही जो है रिवर्स में तुम डाल पाओगे। अदरवाइज आपको क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी। तो ये जो अब ये लॉ ने बोला है, उसे किसी और लॉ ने बोला है, ठीक है, कि आपको ये बनाना पड़ेगा। तो क्या ये बनाने के लिए जो खर्चा होगा वो सीएसआर का पार्ट माना जाएगा? लॉ कहता है नहीं। अगर कंपनी कोई काम इसलिए कर रही है, खुद से नहीं, इसलिए कर रही है क्योंकि उसे दूसरे लॉ ने करने को कहा था, तो वो हम सीएसआर में काउंट नहीं करते, क्योंकि वो तो उसे वैसे भी करना था। अगर ये सीएसआर का प्रोविजन नहीं होता, चाहे उस कंपनी को सीएसआर लगे या नहीं लगे, उस कंपनी को वो खर्चा करना ही था। तो भैया इसे सीएसआर में काउंट क्यों करेंगे? हम इसे सीएसआर में काउंट नहीं करेंगे। प्रेम कह रहा है सर अगर स्पॉन्सरशिप में नाम नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर सीएसआर माना जाएगा। बट स्पॉन्सरशिप का मेन मकसद ही यही होता है कि नाम लिखा जाए। चलिए, मुन्नी ब्रेक आ गया। अब यार ये सेक्शन खत्म ही नहीं हो रहा है यार, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये सेक्शन नहीं है भाई साहब, ये चैप्टर है। ये सेक्शन नहीं है, चैप्टर है, मैंने आपको पहले ही कहा था। क्या किसी पॉइंट में डाउट है यहां पर आपको? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी चीजें मानी नहीं जाएंगी। हर्ष बेटा, लास्ट वाले में बस ये बोला है, लास्ट वाले पॉइंट के अंदर सिर्फ ये बोला गया है कि अगर कंपनीज एक्ट को छोड़कर किसी और लॉ ने आपको कोई काम करने के लिए मैंडेटरी बोला है, कोई काम करने के लिए मैंडेटरी बोला है, तो वो अगर आप काम कर रहे हैं तो उस पर करे गए खर्चे को सीएसआर नहीं माना जाता। उस पर करे गए खर्चे को सीएसआर नहीं माना जाता। जैसे अगर आप कहीं पर माइन खोल रहे हो, तो माइन में जैसे आप वहां पर खोदोगे तो बहुत सारी चीजें होंगी जिससे बाकी के आसपास के गांव में इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए कई सारी चीजें आपको लॉ करने को बोलेगा। तो वो जो लॉ करने आपको बोलेगा वो खर्चा आपका सीएसआर का पार्ट नहीं माना जाएगा। ओके जानवी, हाँ, चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट बच्चा पूछ रहा है, एम्प्लॉइज के लिए कोई भी काम करोगे वो सीएसआर नहीं है। एम्प्लॉइज को मेडिकल बेनिफिट दे रहे हो, एम्प्लॉइज को फ्री हॉस्पिटल दे रहे हो, जो भी एम्प्लॉइज को फ्री में दे रहे हो, एम्प्लॉइज के लिए कोई भी काम करोगे वो सीएसआर। अपने एम्प्लॉइज के लिए अगर कुछ फ्री में करते हो तो वो सीएसआर का खर्चा नहीं माना जाता है।
फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि अगर तुम अपने प्रोडक्ट्स का ऐड कर रहे हो स्पॉन्सरशिप करके, तो उसमें मार्केटिंग हो रही है, उससे लोगों का भला नहीं हो रहा है, तो वो भी सीएसआर का खर्चा नहीं माना जाएगा। यस जसकरण अलाउड है। ठीक है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है। अबे यार खत्म करो यार ये सेक्शन, यार ये खत्म करो, बस बहुत हो गया यार। इतना नहीं, इतना नहीं यार, ना ना ना, इतना नहीं पढ़ा पाएंगे भाई, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे भाई। चले आगे। क्या मैं इसे आगे लेकर चल सकता हूं? मुझे तो लग रहा है आज भी ये सेक्शन खत्म नहीं होगा यार, आज भी ये सेक्शन तुम लोग खत्म नहीं करने दोगे। चले, यस सर, आइए फटाक से चलते हैं। चलिए, सबसे पहले ये डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, काट सकते हो, मैं रीड कर देता हूं, बट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीएसआर कमेटी क्या होती है? सीएसआर कमेटी वो होती है जो सेक्शन 135 के अंदर बनी है। हमने बता दिया था सीएसआर कमेटी कौन होती है, उसके अंदर कौन कौन होता है, तो ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सीएसआर पॉलिसी क्या होती है? अब यहां पर बेटा दो चीजें होती है, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है सीएसआर पॉलिसी और एक होता है सीएसआर एनुअल एक्शन प्लान। सीएसआर एनुअल एक्शन प्लान, ठीक है। इन दोनों को ही, इन दोनों को कौन बनाता है? इन दोनों को बनाता है, इसको बनाती है फॉर्मुलेट, इसको बनाती है सीएसआर कमेटी, सीएसआर कमेटी, इसको बनाती है, इसको बनाती है सीएसआर कमेटी, ठीक है। इसको सीएसआर कमेटी बनाती है, इसको भी सीएसआर कमेटी बनाती है, लेकिन इसको अप्रूव करती है, अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इसको अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको अप्रूव करते हैं, बनाने वाली सीएसआर कमेटी होती है। सीएसआर कमेटी बनाकर रिकमेंड करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं। सीएसआर पॉलिसी जो होती है उसमें नॉर्मली हम बताते हैं कि हमें कौन किस तरह के प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, उसका बेसिस कि कौन कौन से कंपनी किस तरह के प्रोजेक्ट्स लेगी। एनुअल एक्शन प्लान जो होता है वो हर साल बनाया जाता है कि इस साल कंपनी कौन कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाली है। मैं दोनों लेकर आया हूं आपके दिखाने के लिए। एक मैं लाया हूं सीएसआर पॉलिसी, ये देखिए, ये है, अबे यार, ये डीएलएफ की सीएसआर पॉलिसी है, देखिए आपको दिखेगा, डीएलएफ बिल्डिंग इंडिया, डीएलएफ लिमिटेड सीएसआर पॉलिसी, जिस कितने पेज की है? अराउंड 16 पेजेस के अराउंड की ये पॉलिसी है, जिसमें देखो इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, सीएसआर कमेटी में कौन कौन है, सीएसआर ऑर्गेनाइजेशन, एलोकेशन, सीएसआर का बजट, सीएसआर में किस तरह की एक्टिविटीज ली जाएंगी, कैसे इंप्लीमेंट करी जाएगी, उन्हें मॉनिटर कैसे करी जाएंगी, डीएलएफ फाउंडेशन का रोल क्या होगा, सेक्शन 8 कंपनी जो इन्होंने बनाई है, डिस्क्लोजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अमेंडमेंट, ये सारी बातें आपकी पॉलिसी में 16 पेज के अंदर बताई गई हैं, 16 पेजेस के अंदर बताई गई हैं कि एग्जैक्टली सीएसआर पॉलिसी मतलब कंपनी जो एक पॉलिसी बना लेती है जिसके हिसाब से कंपनी अपने सीएसआर के प्रोजेक्ट चुनकर काम करती है। अब इसके बाद
कंपनी ने अपना एनुअल एक्शन प्लान भी बनाया हुआ, ये रहा, देखिए ये रहा कंपनी का 23-24 का एनुअल एक्शन प्लान। अभी तो 24-25 का आएगा, बट ये 23-24 का है। देखो ये रहा सीएसआर एनुअल एक्शन प्लान। 23-24 के अंदर कंपनी जो है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करेगी, और ये प्लान बनाने के लिए यूज करा गया होगा सीएसआर पॉलिसी का यूज करके इन प्लान्स को फाइनल किया गया है कि 23-24 में कंपनी एक, कितने हैं टोटल इनके पास, कितने हैं टोटल, अराउंड कैटेगरीज में है 7 प्रोजेक्ट एक है, फिर 8, 9, 10, टोटल 10 प्रोजेक्ट कंपनी जो है कर रही है। देखो एक तो रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रही है, एक और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रही है गांव का, है ना, एक एनिमल वेलफेयर कर रही है, ओके, और एक और रूरल डेवलपमेंट कर रही है, ओके, एक गोल्फ एक्सीलेंस प्रोग्राम कर रही है, ओके, एनिमल वेलफेयर, ठीक है, उसके बाद सेविंग लाइफ थ्रू सेफ रोड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और एनवायरमेंट से रिलेटेड, ओके, उसके बाद एक और एनवायरमेंट से रिलेटेड, ओके, और एक और एनवायरमेंट से रिलेटेड। बट एग्जैक्टली उसके अंदर क्या करने वाली है वो यहां पर बताया, एग्जैक्टली उसके अंदर क्या करने वाली है वो यहां पर बताया कि एग्जैक्टली क्या क्या करने वाली है, ठीक है। तो यानी हम पहले एक ब्रॉड पॉलिसी बना लेते हैं, वो पॉलिसी एक बार बनती है, उसके बाद छोटे मोटे चेंजेस उसमें होते रहते हैं। उस पॉलिसी का इस्तेमाल करके सीएसआर के एनुअल एक्शन प्लान्स बनते हैं और एनुअल एक्शन प्लान्स को इंप्लीमेंट, मॉनिटर या इंपैक्ट असेसमेंट उनका कराया जाता है। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि सीएसआर पॉलिसी एक स्टेटमेंट होती है जिसमें डायरेक्शन या अप्रोच दी जाती है, बोर्ड ऑफ कंपनी अप्रोच देते हैं, डायरेक्शन देते हैं सीएसआर कमेटी की रिकमेंडेशन देकर, और उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल दिए जाते हैं, प्रिंसिपल दिए जाते हैं कि किस बेसिस पर आप प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करोगे, कौन सा करना है, उनको इंप्लीमेंट कैसे करोगे, उनको मॉनिटर कैसे करोगे, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती है, और उसके बेसिस पे आप पूरे साल का प्लान बनाते हो, उसके बेसिस पे आप पूरे साल का प्लान बनाते हो, ठीक है। ओके सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को अभी आप कर देंगे पेंडिंग, इसको पेंडिंग कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। नेट प्रॉफिट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, नेट प्रॉफिट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और वो भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेट प्रॉफिट सारे बच्चे मुझे बताएंगे, जब हम सीएसआर के लिए नेट प्रॉफिट लेते हैं, बिफोर टैक्स लेते हैं या आफ्टर टैक्स लेते हैं, बिफोर टैक्स लेते हैं या आफ्टर टैक्स लेते हैं, तो याद रखना जो हम नेट प्रॉफिट लेंगे, हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, बिफोर टैक्स लेते हैं। कौन सा लेते हैं, बिफोर टैक्स। ये बात कहां लिखी हुई है, ये बात आपको सेक्शन 198 में लिखी हुई है, बट सेक्शन 198 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसका क्रक्स हमने बता दिया कि नेट प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन में देखो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ नेट प्रॉफिट दिया होगा तो आप उसे लेकर कैलकुलेशन कर देना, आप उसे लेकर कैलकुलेशन कर देना। लेकिन अगर क्वेश्चन में दोनों दिए हुए हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है, तो आपको ये वाले प्रॉफिट उठाकर कैलकुलेशन करनी है और इसको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, इसको इग्नोर कर देना है। अच्छा, फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अगर कोई कंपनी, मान लीजिए कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट है, कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट 100 करोड़ है, लेकिन उसमें से 20 करोड़ प्रॉफिट दुबई की ब्रांच से आया है, दुबई की ब्रांच से आया है, तो आप कैलकुलेशन में कौन सा प्रॉफिट लोगे, 100 करोड़ या 20 करोड़ या 80 करोड़ जो ओनली फ्रॉम इंडियन ऑपरेशंस आया है, ओनली फ्रॉम इंडियन ऑपरेशंस आया है। जल्दी बताइए कौन सा लोगे आप प्रॉफिट। यस, वेरी गुड। हमें ये वाला इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ 100 में से 80 करोड़ को कैलकुलेशन के लिए लिया जाएगा, ठीक है। और यही बात मेरे बच्चा यहां पर मेंशन्ड है, देखो, एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन ब्रांच, अगर कंपनी की फॉरेन ब्रांच से कोई प्रॉफिट आता है, अगर कंपनी की कोई फॉरेन ब्रांच से प्रॉफिट आता है, वो नेट प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा, वो नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, वो नेट प्रॉफिट में नहीं होगा। ओके,
एक सेकंड कॉन्सेप्ट जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड। अब देखना जो मैं कहने जा रहा हूं इस बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा पॉइंट है ये। ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, बी लिमिटेड क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। लॉजिकली समझोगे तो समझ आ जाएगा। इस कंपनी को भी सेक्शन 135 लगता है, इस कंपनी को भी सेक्शन 135 लगता है, और इस कंपनी को भी सेक्शन 135 लगता है। ठीक है, मान लीजिए बी लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया, बी लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया 80 करोड़। कितना प्रॉफिट कमाया? 80 करोड़ प्रॉफिट कमाया। 80 करोड़ प्रॉफिट कमाकर, ठीक है, 80 करोड़ प्रॉफिट कमाकर उसमें से उसने 10 करोड़ का सीएसआर कर दिया। क्या कर दिया? 10 करोड़ का सीएसआर कर दिया। 10 करोड़ का सीएसआर करके उसके पास 70 करोड़ रुपए बचा। मुझे बताओ ये 70 करोड़ रुपए किसको बिलोंग करता है? ये 70 करोड़ रुपए किसको बिलोंग करता है? ये 70 करोड़ बिलोंग करता है कंपनी के शेयर होल्डर्स को। कंपनी ने 70 करोड़ का डिविडेंड बांट दिया। कितने का डिविडेंड बांट दिया? 70 करोड़ का डिविडेंड बांट दिया। अब मान लीजिए ए लिमिटेड इसमें 70% होल्ड करती थी, तो सारे बच्चे बताओगे कि ए लिमिटेड को कितना डिविडेंड मिलेगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, ए लिमिटेड को बी लिमिटेड से कितना मिलेगा? तो यहां पर 70 करोड़ में से 70%, भाई 70 करोड़ में पूरा थोड़ी उसे मिलेगा, बाकी तो किसी और को भी मिलेगा। तो ये 49 करोड़ का डिविडेंड ए लिमिटेड को मिलेगा। अब ए लिमिटेड ने अपने बिजनेस से 100 करोड़ रुपए कमाया। अपने बिजनेस से कितना कमाया? 100 करोड़ रुपए कमाया। ठीक है, और डिविडेंड इसको मिला कितना? डिविडेंड फ्रॉम बी लिमिटेड 49 करोड़। तो कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? 149 करोड़। सवाल यह आता है कि जो ए लिमिटेड है, ठीक है, ओके, जो ए लिमिटेड है उसके सीएसआर के लिए हम 100 करोड़ लेंगे, 49 करोड़ प्रॉफिट कंसीडर करेंगे, या 149 करोड़ प्रॉफिट कंसीडर करेंगे? बताइए। अगर आप लॉजिकली देखो, फील करना इस बात को, अगर आप फील नहीं कर पाओगे तो वेस्ट है। अरे भाई, बी लिमिटेड ने अपने प्रॉफिट में से सीएसआर ऑलरेडी दे दिया कि नहीं? बी लिमिटेड ने अपने प्रॉफिट में से पहले ही सीएसआर का खर्चा कर दिया। तो कंपनी को जो ये पैसा मिला है इसमें ऑलरेडी सीएसआर का खर्चा हो चुका है। इसीलिए आप इसे इग्नोर कर देना और सिर्फ क्या लेना? 100 करोड़ लेना। क्या आप फील कर पा रहे हो? अरे भाई, बी लिमिटेड ने ऑलरेडी अपने प्रॉफिट में से सीएसआर कर दिया, उसके बाद डिविडेंड बांटा। तो अगर आप इसे कंसीडर कर लोगे तो एक अमाउंट पे 2 बार सीएसआर का खर्चा हो जाएगा। और इसीलिए लॉ ने कहा कि अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है ऐसी कंपनी से जो ऑलरेडी सेक्शन 135 लगती है, तो उस डिविडेंड को प्रॉफिट का पार्ट मत मानना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे बच्चा,
अगर कोई फॉरेन कंपनी है, मान लीजिए उबर इंक, जो कि यूएसए की है, जो कि दिल्ली इंडिया में भी काम कर रही है, इंडिया में भी काम कर रही है, पाकिस्तान में भी काम कर रही है, ठीक है। ओके, इंडिया में इसे नेट प्रॉफिट हुआ है, इंडिया में इसे नेट प्रॉफिट हुआ है 50 करोड़, और पाकिस्तान में इसे नेट प्रॉफिट हुआ है 1 करोड़, 1 करोड़। तो हमें अपनी कैलकुलेशन में कौन सा लेना पड़ेगा? हमें अपनी कैलकुलेशन के लिए लेना पड़ेगा सिर्फ इंडिया वाला। तो फॉरेन कंपनी के केस में, फॉरेन कंपनी के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन ऑपरेशंस वाले नेट प्रॉफिट लेना है। कंपनी का पूरा नेट प्रॉफिट या किसी और कंट्री का नेट प्रॉफिट हमें नहीं लेना होता। यही बात यहां पे लिखी है कि अगर आपकी कंपनी फॉरेन कंपनी है तो नेट प्रॉफिट मतलब वो नेट प्रॉफिट जो सेक्शन 381 में निकला। सेक्शन 381 का मतलब क्या है? यहां पर ओनली इंडियन ऑपरेशंस, ओनली इंडियन ऑपरेशंस वाला हमें लेना है, ओनली इंडियन ऑपरेशंस वाला हमें लेना है, ठीक है। चलिए फटाक से आपको मैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पढ़ा देता हूं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की डेफिनेशन अगेन ये हम कर चुके हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने एक पार्क बनाने की बात करी, ऑडिटोरियम बोल लो, ऑडिटोरियम बनाने की बात करी है, ऑडिटोरियम, या बोल लो पार्क बनाने की बात करी है लोगों के लिए, ठीक है। अब ये जो पार्क बनाने की बात करी है, ऑडिटोरियम है पार्क, ये 1 साल में नहीं बन सकता, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है 1 साल से ज्यादा लग जाए। इस पार्क को बनने में लगेंगे 2 साल, इस पार्क को बनने में लगेंगे 2 साल। तो लॉ कहता है हम इसे किस नाम से बुलाएंगे? हम इसे बुलाएंगे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के नाम से, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का जो पीरियड होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 3 इयर्स हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 इयर्स हो सकता है। अच्छा मान लो अगर कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और कंपनी को लग रहा था कि ये 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, कंपनी को लग रहा था ये 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या मैं इसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कहूंगा या नहीं? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। लेकिन बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा, बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा अरे गलती हो गई, बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा अरे यार गलती हो गई, यार गलती हो गई। क्या गलती हो गई? अरे यार ये 1 साल में नहीं कंप्लीट होगा, इसको ना यार 1 साल से ज्यादा लग जाएगा। मतलब जब स्टार्ट किया था तब हमें लग रहा था 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जब काम चालू करा तो लगा अरे यार इसे 1 साल से ज्यादा लगेगा। तब क्या मैं इसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कह सकता हूं क्या? तब क्या मैं इसे मेरे बच्चा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कह सकता हूं क्या? तो यही बात यहां पर लिखी है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब या तो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट जो कि मैक्सिमम 3 साल का हो सकता है एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर जिसमें वो स्टार्ट हुआ था, या ऐसा प्रोजेक्ट जो स्टार्टिंग में तो ऑनगोइंग नहीं था, जो स्टार्टिंग में तो मल्टी ईयर नहीं था, ओके, लेकिन उसकी बाद में ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दी गई, रीजन देकर एक्सटेंड कर दी गई, ठीक है। ओके सर, चलिए तो सारे बच्चे एक बार एग्जाम्पल 2 रीड करेंगे। चलिए सारे बच्चे एग्जाम्पल 2 रीड करेंगे। मेरा दिल भी 3 दिन हो गए हैं सीएसआर पढ़ते पढ़ते भाई साहब, 3 दिन। हे भगवान, चैप्टर 6 लेक्चर का है, चैप्टर 6 लेक्चर का और 3 दिन सीएसआर ही पढ़ रहे हैं।
सर हट जाओ एग्जाम्पल है। एक तो मुझे हर एग्जाम्पल में नॉर्मली ये कंपनी दिख जाती है, मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड। बहुत सारे एग्जाम्पल में एक ही लिया हुआ है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम्ही से करता है। अंशिता जब से बेटा स्टार्ट किया था, जब सामने तुम आ जाते हो, इसको मुझे पढ़ने की जरूरत है कि एग्जाम्पल को कोई है कद्दू बच्चा जो कहेगा कि सर एग्जाम्पल पढ़ के दिखा दो? मुझे नहीं लग रहा है। ये पब्लिक अथॉरिटी की हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी की हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार इलुस्ट्रेशन 7 भी रीड कर लीजिए। यहां से लेकर यहां तक रीड कर लीजिए। इलुस्ट्रेशन 7 भी रीड कर लीजिए। नंदन ठाकुर कह रहा है सर समझ ही नहीं आया क्या लिखा है। ओके बेटा नंदन, कोई बात नहीं, समझा देंगे बेटा, समझा देंगे। 3-4 एग्जाम्पल लेके समझा देंगे। मेयर मतलब ओनली, ओनली करण, ओनली फैक्ट, इससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए आइए समझा देते हैं, आइए समझा देते हैं भाई। आइए इलुस्ट्रेशन नंबर 7 को समझते हैं। इसको 2-3 केसेस में बांटना पड़ेगा या 2 केसेस में बांट दूं? चलिए केस 1, केस 2, 2 केसेस में बांट दिया मैंने इलुस्ट्रेशन 7 को। एक कंपनी है जिसका टर्नओवर इन्होंने कितना बताया? 1000 करोड़ रुपए। एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है। ओके, लेकिन उसके जो नेट प्रॉफिट है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ठीक है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, इन तीनों में नेट प्रॉफिट देखना। मान लीजिए यहां पर उसका 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, यहां पर 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, बट यहां पर 300 करोड़ 30 करोड़ का लॉस हो गया, 30 करोड़ का लॉस हो गया। 100 करोड़ का प्रॉफिट, 200 करोड़ का प्रॉफिट, 30 करोड़ का लॉस। ठीक है, तो यही बात उन्होंने बोली कि अगर उसने लॉस किया है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, 3 में से किसी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका लॉस है, तो क्या उसे सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी या नहीं बनानी पड़ेगी? सबसे पहली चीज यहां पर इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कितना आएगा? 100 प्लस 200 माइनस 30 डिवाइड बाय 3 इंटू 2%। 100 प्लस 200 माइनस 30 डिवाइड बाय 3 इंटू 2%, कितना आ गया?
1.8 करोड़ आ गया, 1.8 करोड़ आ गया। इस कंपनी का टर्नओवर है पिछले साल में 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, तो सीएसआर एप्लीकेबल होगा, यस होगा। इसका जो एवरेज आ रहा है, इसका जो एवरेज आ रहा है वो 1.8 करोड़ आ रहा है, तो सीएसआर ऑब्लिगेशन कितनी आ रही है, 1.8 करोड़। क्या इसे सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, यस, इसे सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी। केस 2 की अगर मैं बात करता हूं, एक कंपनी है जिसका टर्नओवर है 1000 करोड़ और मोर, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 100 करोड़, 100 करोड़, -100 करोड़, -100 करोड़, और यहां पर आ गया है 30 करोड़, यहां पर आ गया 30 करोड़। अब इस कंपनी में भी एक साल लॉस हुआ है, एक साल लॉस हुआ है। कितना एवरेज आएगा, 100 -100 प्लस 30 डिवाइड बाय 3 इंटू 2%, ठीक है, डिवाइड बाय 30 ज्यादा हो गया, 3 करोड़ कर देते हैं इसको, 3 करोड़ कर देते हैं, 3 करोड़ कर दीजिए इसको, तभी मजा आएगा। 3 करोड़ कर दीजिए तो कितना आएगा, 3 करोड़ डिवाइड बाय 3 इंटू 2%, तो 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 2% कितना आ गया, 0.02, 0.02 करोड़ आ गया। यानी कितना हो गया, 2 lakhs हो गया, यस और नो। तो इस कंपनी को सीएसआर लगेगा, यस लगेगा। इस कंपनी का सीएसआर ऑब्लिगेशन कितना है, 0.02 करोड़ है। लेकिन क्या इस कंपनी को सीएसआर कमेटी बनानी है क्या, द आंसर इज नो। क्योंकि खर्चा अगर 50 लाख या उससे कम होता है तो आपको सीएसआर कमेटी नहीं बनानी होती है, आपको सीएसआर कमेटी का काम आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। तो यही बात उन्होंने बोली है कि नॉर्मली इसे सीएसआर लगेगा, ठीक है, और सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर कंपनी का जो खर्चा आ रहा है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। सीएसआर कमेटी का जो सारा काम है वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है। इसके हमने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल पहले भी लिए थे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ड्यूटीज ऑफ सीएसआर कमेटी, ड्यूटीज ऑफ सीएसआर कमेटी और ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर सीएसआर। दोनों की ड्यूटी अलग अलग है। सीएसआर कमेटी की ड्यूटी है फॉर्मुलेट करना, बनाना, क्या बनाना है, सीएसआर पॉलिसी को बनाना है, सीएसआर पॉलिसी को बनाना, और उसे रिकमेंड करना, उसे रिकमेंड करना किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करना। और जैसे ही आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करेंगे उनकी ड्यूटी है इसे अप्रूव करवाना। सेकंड, सीएसआर कमेटी की ड्यूटी है फॉर्मुलेट करना सीएसआर का एनुअल एक्शन प्लान, एनुअल एक्शन प्लान, उसे रिकमेंड करना, उसे रिकमेंड करना, किसे रिकमेंड करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बट अल्टीमेटली अप्रूव कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अप्रूव करेंगे। बनाने का काम भले ही सीएसआर का है लेकिन उसे अप्रूव तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वो काम नहीं हो सकता। और यही बात लिखी हुई है, यही बात लिखी हुई है। कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी में लिख लीजिए ऑलरेडी कवर्ड, ये ऑलरेडी हमने कवर करा दिया था चार्ट में, तो इसको अलग से हमें रीड करने की जरूरत नहीं है, इसको अलग से हमें रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पे ऑलरेडी कवर्ड लिख दीजिए, मैंने आपको चार्ट बनाकर दिया था, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वही चीज उन्होंने टेबल में दी हुई है, वही चीज उन्होंने टेबल में दी हुई है। तो यहां पर आ जाइए ड्यूटीज ऑफ सीएसआर कमेटी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीएसआर कमेटी की जो ड्यूटी होती है, सबसे पहला फॉर्मुलेट करना सीएसआर पॉलिसी को, फॉर्मुलेट करना सीएसआर पॉलिसी को, ठीक है, फॉर्मुलेट करना और उसे रिकमेंड करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे अप्रूव करेंगे। रिकमेंड करना कि कौन सी एक्टिविटी पे कितना खर्चा होगा, अगेन सीएसआर कमेटी का काम होता है रिकमेंड करना कि सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना होगा किस एक्टिविटी में। लेकिन रिकमेंड करने के बाद अप्रूव कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अप्रूव करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अप्रूव करेंगे। मॉनिटर करना, सीएसआर पॉलिसी में अगर कोई चेंज करने की जरूरत है तो उसके सजेशन भी मॉनिटर करना, यानी फ्यूचर में अगर कोई चेंज करना है, यानी अगर फोर्थ चेंजेस इन, पहले तो बनाई थी बट चेंज अगर करना है, चेंज इन सीएसआर पॉलिसी के लिए
उस चेंजेस को मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटर करके आप रिकमेंड करोगे, चेंजेस भी रिकमेंड करोगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उसे अप्रूव करेंगे। यानी अल्टीमेटली सब कुछ अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। सीएसआर कमेटी बस उस काम को रिकमेंड करती है, सिर्फ उसे रिकमेंड करती है। ठीक है, उसके बाद आता है कौन कौन से सीएसआर प्रोजेक्ट्स लेने हैं, उन्हें कैसे एग्जीक्यूट करना है, उनमें कितना पैसा लगेगा, इंपैक्ट असेसमेंट कराना है, ये सारी चीजें एनुअल एक्शन प्लान में बनाई जाएंगी। और ये एनुअल एक्शन प्लान कौन बनाएगा, ये एनुअल एक्शन प्लान सीएसआर कमेटी बनाएगी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगी अप्रूवल के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगी अप्रूवल के लिए। और फिर नेक्स्ट आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटी होगी, हर चीज को अप्रूव करना, हर चीज को अप्रूव करना। सबसे पहली ड्यूटी इन सारी चीजों को अप्रूव करने की किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। उसके बाद वो कह रहे हैं डिस्क्लोज करना। ऑफ कोर्स सी बात है, कंपनी जो बोर्ड रिपोर्ट बनाएगी सेक्शन 134 के अंदर, उसमें पॉलिसी का कंटेंट डिस्क्लोज करना, उसको वेबसाइट पे डालना, सीएसआर कमेटी को वेबसाइट पर डालना, ये सारी चीजें किसके काम है, ये सारी चीजें बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के काम है। सारी चीजें किसके काम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के काम माने जाएंगे। क्या चैरिटेबल कंपनी को भी सीएसआर फॉलो करना होता है, बता दो, इतनी देर से पूछ रही हूं। चैरिटेबल कंपनी क्या होती है सेजल, पहले ये तो बताओ, चैरिटेबल कंपनी क्या होती है सेजल? हाँ, सेजल कह रही है एनपीओ, यही बस आपने गलत कर दिया। देखो यही तो चीज आपने, आपका क्वेश्चन गलत आ रहा था सेजल, बहुत देर से आप क्वेश्चन पूछ रही थी बट वो क्वेश्चन गलत था। आप कह रही थी क्या एनपीओ को सीएसआर फॉलो करना होता है, ये आप पूछ रही थी क्या एनपीओ को सीएसआर फॉलो करना होता है। देखो एनपीओ बहुत टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनना, एनपीओ बहुत टाइप के होते हैं। एनपीओ में आपके ट्रस्ट भी आते हैं, आपकी सोसाइटीज भी आती हैं और आपका सेक्शन 8 कंपनी भी आती है। सबसे पहले तुम्हें यह ध्यान देना है, क्या ट्रस्ट के ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है? नो कंपनीज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, नो कंपनीज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपने दिमाग से यह निकालो कि सेक्शन 8 कंपनी और एनपीओ सेम होता है। पहले यह समझो एनपीओ एक वाइडर टर्म है, ठीक है, एक वाइडर टर्म है। ओके, ये क्लैरिटी है? यस सर। तो ट्रस्ट नो सीए, नो कंपनी, सीए मतलब कंपनीज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। सोसाइटी पे भी कंपनीज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, यहां तक ओके है? यस सर। सेक्शन 8 कंपनी पर क्या कंपनीज एक्ट लगता है? क्या कंपनीज एक्ट लगता है? यस, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल, कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल, ठीक है। क्या सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, क्या हमें इस सेक्शन के अंदर कहीं पर यह लिखा है क्या सेक्शन 8 कंपनी के अंदर कहीं पर भी हमने अभी यह पढ़ा कि सेक्शन 135 इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी? हमने यह बात पढ़ी नहीं है, हमने यह बात पढ़ी नहीं है। तो इससे हम ये इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि भैया कोई भी एग्जम्पशन सेक्शन 8 कंपनी को नहीं दिया, कोई भी एग्जम्पशन सेक्शन 8 कंपनी को नहीं दिया है सेक्शन 135 को लेकर, तो मतलब वो सेक्शन 135 को अप्लाई करेगी। बट कई सारे लोगों का ये एक दूसरा इंटरप्रिटेशन आता है कि वो लोग कहते हैं कि भाई कंपनी ये तो चैरिटी कर रही है, इसका कोई टर्नओवर ही नहीं होता, इसका कोई प्रॉफिट ही नहीं होता, तो इसे करना नहीं है, जो कि मैं एग्री नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि अगर एग्जम्पशन नहीं है तो भैया इसको भी एप्लीकेबल होना चाहिए। ये तो वैसे भी मेन इसका काम यही है, सीएसआर में भी कर देगी, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर एग्जम्पशन दिया होता, जब तक लॉ ने मुझे कहा नहीं खुद से कि इसको एप्लीकेबल नहीं होगा, मैं मान के चलूंगा कि हां होगा। ठीक है, चलिए ओके सर, आगे चलते हैं। ये पॉइंट भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, अब कवर्ड वाले पॉइंट आ रहे हैं। सिंपल सी बात उन्होंने लिखी है, तो क्या हुआ, शिवानी चैरिटी करती है और चैरिटी कर देगी, इसमें कोई दिक्कत है क्या?
सीएसआर के नाम पर चैरिटी कर देगी, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके सर, आगे वाले पॉइंट्स पे चलते हैं भाई, आगे वाले पॉइंट्स पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि भैया हर कंपनी को कितना पैसा खर्चना है? 2% पैसा खर्चना है ऑफ एवरेज ऑफ 3 इयर्स का नेट प्रॉफिट का, 3 इयर्स का नेट प्रॉफिट का। और अगर कंपनी को 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, अगर कंपनी को 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो जितने, तो आप 2% लेंगे ऑफ एवरेज, लेंगे ऑफ जितने ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, जितने ईयर्स क्या हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं। और ये जो पैसा आप खर्चेंगे, ये पैसा कहां खर्चेंगे? ओनली इन इंडिया खर्चेंगे। यस और नो? आउटसाइड इंडिया तो वैसे भी अलाउड नहीं है। और इंडिया के अंदर भी कहां पर प्रेफरेंस किसे देंगे? प्रेफरेंस उस एरिया को देंगे जहां पर आपकी कंपनी काम करती है, जहां पर आपकी कंपनी काम करती है। यही बात यहां पे लिखी है कि बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी इंश्योर करेगी कि कंपनी स्पेंड करेगी मिनिमम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 3 पिछले फाइनेंशियल ईयर का। एंड कंपनी प्रेफरेंस देगी अपने लोकल एरिया को और उसके एरिया जो अराउंड है वहां पर पैसा खर्चेगी। अगर कंपनी को 3 साल कंप्लीट नहीं हुए, अगर कंपनी को 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आप पिछले जितने ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मान लो 1 साल कंप्लीट हुआ है तो 1 साल का एवरेज ले लो, अगर 2 साल कंप्लीट हुए हैं 2 साल का एवरेज ले लो, और 3 साल वाला तो ऊपर कवर ही है, तो जितने ईयर्स कंप्लीट होंगे उसका 2% एवरेज ले लेना, उसका 2% एवरेज ले लेना। अब ये वाला एक पॉइंट बचा हुआ जो मुझे आपको बताना है, एक बारी बस ये पढ़ लीजिए, इलुस्ट्रेशन नंबर 8, इलुस्ट्रेशन नंबर 8 पढ़ लीजिए, फिर हम इसको समझेंगे, फिर हम इसको समझेंगे। तो अपूर्वा उसका सब कुछ सीएसआर हो गया ना बेटा? डन है। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ है एडमिन ओवरहेड्स का, एडमिन ओवरहेड्स का जनरल पॉइंट बचा हुआ है, फटाक से बता देता हूं। आइए, कितना बोला है? 5%, मैक्सिमम 5% बोला है, ठीक है। आइए बता देते हैं। चलिए मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। उसने 3 प्रोजेक्ट लिए हैं, प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2 और प्रोजेक्ट नंबर 3। कितने प्रोजेक्ट पर्सन लिए हैं? 3 प्रोजेक्ट लिए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी हैं, ठीक है। ए का काम है डिजाइन करना, बी का काम है इंप्लीमेंट करना और सी का काम है उसे मॉनिटर करना, ठीक है। प्रोजेक्ट 2 के अंदर है डी ई एफ। डी का काम है डिजाइन करना, आई का काम है इंप्लीमेंट करना और एफ का काम है उसे मॉनिटर करना, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट 3 में जी एच आई, जी का काम है डिजाइन करना, एच का काम है इंप्लीमेंट करना और आई का काम है उसे मॉनिटर करना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए लिमिटेड ने और 3 लोग रखे हुए हैं, एक्स, वाई और जेड। इनका काम क्या है? इनका काम है ओवरऑल सीएसआर पर नजर रखना, ओवरऑल इन सभी प्रोजेक्ट्स को देखना, ओवरऑल, ठीक है।
तो लॉ कहता है, देखो ये जो सैलरी है, ये सैलरी डायरेक्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इनकी जो सैलरी होगी ये प्रोजेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, इनकी जो सैलरी होगी ये प्रोजेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। यस और नो? लेकिन XYZ को जो सैलरी मिलती है, अगर कोई चीज डायरेक्ट खर्चा नहीं होती तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट, इनकी सैलरी को क्या बोला जाएगा? ओवरहेड बोला जाएगा, या आप बोल सकते हो इसे एडमिन ओवरहेड। क्या बोल सकते हो? एडमिन ओवरहेड बोल सकते हो। तो मान लीजिए अगर एक कंपनी को CSR एक्सपेंडिचर करना है 10 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए का, तो वो अपना एडमिन ओवरहेड मैक्सिमम कितना कर सकती है? मैक्सिमम एडमिन ओवरहेड कर सकती है 10 करोड़ का 5%। कोई मुझे बताएगा 10 करोड़ का 5% कितना होगा? 10 करोड़ का 5% यानी 0.5 करोड़। यस और नो? यानी ये कंपनी मैक्सिमम 50 लाख रुपया X, Y और Z की सबकी सैलरी मिलाकर मैक्सिमम 50 लाख रुपया दे सकती है। यही बात यहां पे लिखी है कि बोर्ड तुम्हें यह इंश्योर करना है कि जो एडमिन का खर्चा है ओवरहेड का, वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। CSR उस साल के CSR एक्सपेंडिचर के 5% से ज्यादा एडमिन ओवरहेड नहीं हो सकता है। एडमिन ओवरहेड, और ऊपर एडमिन ओवरहेड की डेफिनेशन भी दी थी जो मैंने आपको पेंडिंग करवाई थी, जो मैंने आपको क्या करवा दी थी? पेंडिंग। आप इसे रीड कर सकते हो, इसे आप रीड कर सकते हो, आपको समझ जाएगा कि ये क्या कह रहा है, आपको खुद समझ जाएगा, आप खुद समझ जाएगा। एक बारी रीड कर लीजिए मेरे एग्जांपल से। ठीक है, अगर नहीं समझता तो मैं फिर से बता दूंगा, इट्स ओके, बट मुझे नहीं लगता कि आपको अब समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने एग्जांपल लेकर दिया है। नहीं मुस्कान बेटा, उसका कैलकुलेशन अलग है, वो तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ना। पेज नंबर मेरे बच्चा, पेज नंबर है 9.44। मेरा दिल भी कितना पागल। समझ गया ना आपको? कि यानी वो कह रहा है एडमिन ओवरहेड्स में XYZ की सैलरी आएगी, लेकिन शॉल नॉट इंक्लूड आपकी ये जो ABC की सैलरी है, DEF की सैलरी है, GHI की सैलरी है, ये एडमिन का खर्चा नहीं माना जाता, ये एडमिन का खर्चा नहीं माना जाता। यही बात तो बोली। चलो एक बारी कह रहा अरबाज, कह रहा मुझे नहीं समझा, आप पढ़कर बताओ। ठीक है बेटा अरबाज, कोई बात नहीं, पढ़ के बता देते हैं बेटा, इट्स ओके। चलो, एडमिन ओवरहेड का मतलब होता है वो खर्चा जो कंपनी ने किया। एडमिन ओवरहेड मतलब वो खर्चा जो कंपनी ने किया। किस लिए किया? CSR को मैनेज करने के लिए और उस पर कंट्रोल रखने के लिए जो खर्चा किया, वो सारे खर्चे एडमिन ओवरहेड में आएंगे। लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा? अगर कंपनी ने कोई खर्चा डायरेक्टली किया है किसी भी प्रोजेक्ट को डिजाइन इंप्लीमेंट मॉनिटर कराने के लिए, यानी ये जो ABC की सैलरी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 1 के डिजाइन इंप्लीमेंट मॉनिटर के लिए है, तो इनकी सैलरी एडमिन ओवरहेड का पार्ट नहीं बनेगी। DEF की सैलरी जो कि डायरेक्ट प्रोजेक्ट 2 को डिजाइन इंप्लीमेंट कराने के लिए बनी है, वो आपका एडमिन ओवरहेड का पार्ट नहीं बनेगी। आपका एडमिन ओवरहेड का पार्ट कौन बनेगी? ये जो XYZ जिनका काम है जनरली, इन्हें कोई डायरेक्ट प्रोजेक्ट से मतलब नहीं है, ये पूरे CSR प्रोजेक्ट को एडमिन करने के लिए रखे गए हैं, तो इनकी सैलरी को हम एडमिन ओवरहेड में काउंट करेंगे। और ये आपका एक्सपेंडिचर का 5% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना है? इंश्योर करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंश्योर करना है। ठीक है अरबाज बेटा? चलिए, अब कुछ छोटी छोटी बातें बची है, मैं वो खत्म कर देता हूं। छोटी छोटी बातें एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फटाक से खत्म कर दूं। यस और नो? फटाक से खत्म कर दूं छोटी छोटी बातें। यस सर, फिर खत्म हो जाएगा ना। मैं CSR तो खत्म करने दो यार कम से कम।
सीएसआर खत्म करने दो, छोटी छोटी बातें बता देता हूं। यस सर बता दीजिए। चलिए, छोटी छोटी बातों में बस वो ये कह रहे हैं, और ये सारी बातें अब एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कह रहे हैं देखो, जब कोविड-19 आया था ना, जब कोविड-19 आया था तो कंपनीज ने बहुत सारा खर्चा किया था, कंपनीज ने बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया था, ठीक है। सुन लो यार, 5 मिनट सुन लो आयुषी बेटा, 5 मिनट प्लीज यार, 5 मिनट सुन लो, खत्म कर दूंगा, क्योंकि एग्जाम के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस बता रहा हूं। क्या कर सकते हैं बच्चों का, कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कल करेंगे। ओके बेटा, नो इश्यूज। चलिए, नेक्स्ट क्लास भी है, सही बात है, ठीक है। चलिए, सेक्शन नंबर 135 कल हम पूरा कंप्लीट करेंगे, कल। ओके, कल मतलब परसों, ठीक है। चलिए।